A very inspiring, a very motivational, and a very amazing जय हिंद to each and every beloved students of mine. आज का जो सेशन है जो कि हमारा आखिरी सेशन होने वाला है क्लाइमेटोलॉजी का, इसका एक बेसिकली टीजर आपको अभी एक जो मैंने मैसेज करा था अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वहां से आप सभी को मिल गया होगा। क्लियरली यहाँ पर मैंने आप सभी को बोला है कि आज का जो क्लाइमेटोलॉजी का सेशन है इसमें हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को फोड़ कर रखने वाले हैं। पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी आप सभी के सामने फोड़ कर रख दूंगा और आप सभी को बताया यहाँ से कितने क्या सवाल आते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया और बहुत ही मजेदार पार्ट है इसका। और कर लेना जिससे कंपैरिजन करते बने। और कई लोग बोल रहे हैं ना कि सेशन भैया काफ़ी डिले से आ रहे हैं। यार बार बार एक चीज़ मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैंने अपने सेशन की ड्यूरेशन बढ़ा दी है। जो क्लाइमेटोलॉजी पहले मैं 4 सेशन में करवा रहा था, अब ये आखिरी सेशन लाइक 2 सेशन में पूरी क्लाइमेटोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट टॉप नॉच कंटेंट विद एक्सप्लेनेशन एंड दी टॉप नॉच नोट्स आई एम गिविंग टू यू गाइस। और यार देखो मैं ना यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ मैंने बताया था आपको कि बैंक पीओ रेलवे की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एनडीए एंड दिस एग्जाम इज इटसेल्फ अ ब्रांड। खुद में एक ब्रांड है, खुद में एक स्टैंडर्ड है, सो दे विल हैव टू कंज्यूम द क्वालिटी कंटेंट। मैंने कभी आपसे ये मना नहीं करा कि आप किसी और एजुकेटर का सेशन जाकर मत देखो। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी एजुकेटर हु आर हियर स्टडिंग फॉर यूपीएससी एनडीए। मैं कभी ये सब ट्रोल वगैरह ये सब नहीं करता हूँ। यू शुड गो एनीवेयर यू वांट, मगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी मेरा सेशन आए यू शुड वॉच बिकॉज यू नो व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर यू राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यू गाइज कॉल मी कपिल भैया ना, तो मेरा भी एक अपनी तरफ से एक हक बनता है कि जब मेरा एक सेशन आए ना उसे जितनी भी आ रही तुम्हारी दुख तकलीफ सारी दूर हो जाए। एंड यू नो इट वेरी वेल व्हेन द क्वालिटी स्पीक्स एवरीथिंग गेट्स वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। एक दो दिन लेट हो जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस आपका टाइमली मैं कंप्लीट करवाऊंगा। अब कई लोग यहाँ पर कमेंट करके मैसेज करते हैं कि भैया फिजिक्स करवाओ, क्या केमिस्ट्री करवाओगे, क्या बायो कर। भाई मैं एक ऐसा जीएटी का एजुकेटर हूँ जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी रिसेंटली आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो ना गोट ऑफ जीएटी, आई एम गोइंग टू प्रूव यू दिस टाइम हाउ कैन एनीवन टीच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन सच अ वेरी गुड मैनर एंड द क्वेश्चन विल बी you will be coming across on your day of the examination center। आपको सामने एकदम आँख के सामने आपको पेपर में सवाल नजर आएंगे, सारी चीज़ें करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो यार आज के सेशन में यू आर नॉट गोइंग टू गेट बोर्ड एट ऑल। जैसे तो नॉर्मली आप होते नहीं हो, मगर बिल्कुल भी आप बोर हो ही नहीं सकते हो। मेरे को पता है कि क्या क्या टॉपिक मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये पहले वाले सेशन में हमने कंप्लीट करे थे, ये गैसेज, वाटर वेपर, लेयर, इंसुलेशन, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर बेल्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करे थे, अदर स्टेट पीसीएस के सवाल भी करे थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करे थे, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। मगर आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है, जितनी भी विंड्स हैं हमारी उन सारी विंड्स को यहाँ पर फोड़ने वाले हैं। एयर मास, फ्रंट, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। जिसने पहले एनडी का एग्जाम दिया है उसको लग रहा होगा कि भैया ये तो सारे के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक है, मतलब अभी इनसे सवाल आया था और इसके पहले भी सवाल, मतलब पिछले 3 पेपर से कंटिन्यू यहाँ से सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल यार, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन क्लाउड। यार ये सिर्फ नाम आपने सुने हैं, मगर इसके अंदर का जो क्वालिटी कंटेंट है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है। नो मैटर वेयर यू आर सिटिंग इन द क्लास, एट द बैक बेंचेस और द मिडिल बेंचेस और एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन, भाई तेरे 7 सवाल कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। और बस एक चीज़ याद रखना, मेरे को ये वाला माइंडसेट चाहिए तुम्हारी तरफ से, भैया जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। आई एम हियर इन दिस सेशन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन विद अ वेरी क्लियर मेंटालिटी एंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि आज बच्चों को एकदम अमेजिंग कंटेंट देना है, चीज़ें खत्म कर देनी है यहाँ पर लाकर। क्लाइमेटोलॉजी ऐसा पढ़ाना है कि जो पार्ट 1 तो आप सभी ने देख लिया होगा, ठीक है, प्रेशर बेल्ट तक खत्म कर दिया था हमने। उसके बाद जो पार्ट 2 होने वाला है, भले ही चैलेंजिंग टॉपिक है मगर आई विल बी स्टैंडिंग आउट देयर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी जो अपन ने टॉपिक लिए हैं दे आर चैलेंजिंग। बिल्कुल यहाँ पर ये दीज टॉपिक्स आर चैलेंजिंग। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता स्टूडेंट, बिल्कुल चैलेंजिंग है, बट आई टेल माई स्टूडेंट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग एंड आई एम हियर विद द सोल्यूशन। भाई हैंड रिटन कंटेंट लेकर आया हूँ। जितने भी टॉपिक्स आपको कठिन यहाँ पर मिलेंगे, स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक हैं उसमें खुद से लिखा हुआ कुछ चीज़ें यहाँ पर है, ताकि वैसे की वैसे आप नोट्स बनाओ और वैसे के वैसे आपके दिमाग में रखो। इसका मतलब ये नहीं आगे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स के साथ सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। क्यों, देखो जब कभी भी चीज कठिन जा रही है मैं उसको लिखकर लेकर आता हूँ। वाई? बिकॉज इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू नोट डाउन, एंड यहाँ पर जो भी चीजें हैं मैं आपको याद करने का साथ में बता देता हूँ किस तरीके से आपको दिमाग में रखना है, और इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कम समय में ज्यादा मेहनत। जैसे कि आपने देखा होगा आपका जब एग्जाम आता है
तो क्लास में आपका एक दोस्त होता है ना, जो भाई इस तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता है, इस तरीके से अपने नोट्स की फोटो प्रोवाइड करता है, और आप सभी को पता है वहां से सवाल फंसते हैं। ठीक है, एक भाई तो आपका ऐसा होता ही है। दिस इज व्हाट ब्रदरहुड इज, रियल ब्रदरहुड इज, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, सो माय स्टूडेंट्स विद देयर मम्मी कि मम्मी आता हूँ जरा कपिल सर का सेशन लगाकर, बढ़िया दूध की बोतल तो यहाँ पर है, बट आई मीन टू से वाटर बॉटल भाई रख लेना, प्रॉपर लाइट सोर्स में बैठ जाना, अपने नोट्स उठा लेना, अपनी कॉपी उठा लेना, अपना मोबाइल बढ़िया टेबल पर बैठकर रख लेना, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वंडरफुल सेशन। स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी बात सभी को बता रहा हूँ, प्रेशर बेल्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने पिछली वाली क्लास में कंप्लीट करवाया। उस पूरी की पूरी अभी जो हम यहाँ पर विंड्स पढ़ने वाले हैं वो डिपेंड करती है प्रेशर बेल्ट के ऊपर। मैं यहाँ पर आप सभी को मतलब एक हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ कि प्रेशर बेल्ट में हमने क्या पढ़ा था, मगर फिर भी आपको वो सेशन लगाना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। प्रेशर बेल्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा, मतलब आखिरी का जो 10 मिनट है वो पार्ट 1 का, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। वहां पर मैंने आप सभी को क्या बताया था कि यहाँ से ऐसे पार्टिकल्स ऐसे करके उठ रहे थे, फिर यहाँ पर फैले, ठीक है, ऐसे करके फैले, फिर क्योंकि ये ठंडे पार्टिकल्स है ज़्यादा फैल भी नहीं सकते हैं, इनके पास एनर्जी नहीं है, अब ये क्या होंगे, नीचे आकर दबेंगे। क्यों? क्योंकि ठंडे पार्टिकल्स जो दबते हैं ना, इनके पास एनर्जी नहीं है कि और उठें। अब जब ये ठंडे पार्टिकल्स दबे नीचे आए तो नीचे आने के बाद यार फैलेंगे, ये कोई वहीं के वहीं रुक तो जाएंगे नहीं, ये यहाँ पर फैले और ये यहाँ पर फैले। अब यहाँ पर ऊपर पोल्स की तरफ तो आप सभी को पता है ठंडा है कितना, तो ठंडे पार्टिकल्स आप सभी को पता है ऊपर तो उठेंगे नहीं क्योंकि एनर्जी नहीं है। दोबारा मैं वही बात कर रहा हूँ, फैलेंगे, तो यहाँ से ये फैलेंगे, तो अब ये पास में आकर ऊपर आएंगे, सेम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आकर ऊपर जाएंगे, फिर ये इधर जाएंगे और एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक ये इधर जाएगा। तो हेडले, फेरल और पोलार, ये सेल यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे की प्रोसेस, कैसे ट्रोपोस्फियर पर जाकर, ट्रोपोपॉज के पास जाकर जो चीज़ें हैं, जो पार्टिकल्स है वो ठंडे होते हैं और कैसे सेटल डाउन होते हैं, पिछले वाले सेशन में बता दिया था। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड जस्ट टू गिव अ क्विक रीकैप, आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ पर जो प्रेशर बेल्ट बनता है, एक प्रेशर बेल्ट बनेगा ये, एक प्रेशर बेल्ट बनेगा ये, एक प्रेशर बेल्ट यहाँ और एक यहाँ, सेम यहाँ पर, सेम चीज़ यहाँ नीचे होगी, सेम यहाँ होगी, सेम यहाँ पर होगी। जो यहाँ पर इक्वेटोरियल वाले रीजन में बन रहा था, आपने इसको क्या बोला था, इक्वेटोरियल लो, आपने बोला था इक्वेटोरियल लो, ठीक है, दैट वाज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मैंने लास्ट वाली क्लास में आप सभी को याद करवाया था, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। अब इसके बाद ये वाला क्या था, ये था सब ट्रॉपिकल, दैट वाज सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है, दैट वाज सब ट्रॉपिकल हाई, मतलब एक लो हुआ फिर हाई, अब लो आएगा। अब पोलार, ऊपर वाले को तो आप पोलार बोलोगे ना, बिल्कुल सर पोलार, और पोलार पे ठंडे पार्टिकल्स हाई प्रेशर डिसेंड करेंगे तो पोलार हाई, ठीक है, पोलार हाई। अब यहाँ पर आता है सब पोलार लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब पोलार लो, ठीक है, ये आ गया सब पोलार लो। तो सर क्या हम ऐसे याद कर सकते हैं, हाई लो, सेम यहाँ पर आ जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई, सेम ये जो चीज़ यहाँ पर जैसे ये सब ट्रॉपिकल हाई लिखा है, सेम आप इसको सब ट्रॉपिकल हाई यहाँ कर दो। ये जो सब पोलार लो लिखा है, सेम आप इसको सब पोलार लो यहाँ पर कर दो। जो यहाँ पर पोलार हाई लिखा है, सेम पोलार हाई यहाँ कर दो। तो सर ये चीज़ क्या आप ऑलरेडी बता चुके हो, तो फिर क्यों दोहरा रहे हो यार स्टूडेंट? कोई बात नहीं यार, ठीक है, इतनी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी, बस आप इतना दिमाग में रखो, ठीक है, इतनी चीज़ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। एक चीज़ मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और उठा लेता हूँ, मेरी बात, ठीक है, 1 मिनट, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है। इतना प्रेशर बेल्ट हमने पढ़ लिया था। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, ये बना एक प्रेशर बेल्ट, एक बना ये और एक बना ये, ठीक है, एक बना ये, एक बना ये और एक बना ये। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, ये था, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये था लो, अरे ये था लो, ठीक है, ये था हाई, ये था लो, ये था हाई, ठीक है, ये था हाई और ये था लो और ये था हाई, ठीक है, हाई लो ऐसा करके भी याद कर सकते हो। ये भैया आपने यहाँ पर क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया यार? क्योंकि अब अपन एक बढ़िया से टॉपिक के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं जिसका नाम है विंड्स। इसका नाम क्या है? विंड्स। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर इट। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है, पहला वाला टॉपिक जिसका नाम है विंड्स। भाई हवाएं आप सभी को पता है, कल मैंने बता दिया था, दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जब एयर ब्लो करती है उसको हम लोग विंड बोलते हैं। अब ये जो विंड्स है ना, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, इसके डायरेक्शन होते हैं और वेलोसिटी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ब्लो करेगी ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ ब्लो करेगी,
तो इसका जो डायरेक्शन है और उसकी जो स्पीड है, ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो 3 चीज कौन कौन सी है? पहला है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स और तीसरा है कोरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट का इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वाले सेशन में दे दिया था, कोरियोलिस फोर्स भी मैंने पिछली वाली क्लास में पढ़ा दिया, और फ्रिक्शन फोर्स आप सभी को ऑलरेडी पहले पता है। तो क्या मैं इसको स्किप कर दूं? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। मैं दोबारा बताऊंगा आप सभी को, मैं दोबारा बताऊंगा कि क्या चीजें होती है, और इस बार लिखकर लेकर आया हूं। देखो, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर प्रेशर है भाई 2000 मिलीबार का, ठीक है, 2000 मिलीबार। भैया मिलीबार क्यों बोला? कल ही तो बताया था, ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पर जो प्रेशर है वो कितने का है? यहां पर है 1800 मिलीबार, ठीक है सर। तो यहां पर आप सभी को दिख रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो रहा है? प्रेशर हो रहा है। हियर यू कैन क्लियरली सी देयर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो वही है यार, द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या प्रोड्यूस करता है? फोर्स प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल करेगा, जिससे क्या करती है, हवा जो है वो ट्रेवल करे, हवा ब्लो करेगी आगे, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां पर हाई प्रेशर था बिल्कुल, और यहां पर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहां पर हवा जाएगी। सो जेंटलमैन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। आपको ये ग्रेडियंट बनता हुआ दिख रहा है, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है और कुछ नहीं। ग्रेडियंट और स्लोप आप ये मैथ्स में पढ़ लिए होंगे। बस एक चीज मेरी याद रखना, फॉर एग्जाम्पल एक आइसोबार ये है और एक आइसोबार ये है, ठीक है, एक आइसोबार ये है और एक आइसोबार ये है, ठीक है। व्हेन द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर, तो भाई प्रेशर ग्रेडियंट आप देख लो, इतना बड़ा बना है, एंगल इतना बड़ा बना है, स्लोप इतना बड़ा बना है। और व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट आर अवे फ्रॉम ईच अदर, व्हेन द आइसोबार्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, आइसोबार की जो इमेजिनरी लाइन है वो दूर है, अब आप देखो जो एंगल है वो ज्यादा बड़ा नहीं बना है, ये छोटा बना है। तो ये याद रखना कि प्रेशर ग्रेडियंट हाई कब होता है? जब आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर, और प्रेशर ग्रेडियंट लो कब होता है? जब आइसोबार्स आर अपार्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से दूर होते हैं। बस एक चीज हमेशा याद रखना, एक कंडीशन ऐसे भी आती है जब प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार। ये बहुत हाई लेवल की इंफॉर्मेशन है, यदि बहुत ही हाई लेवल का पेपर आता है ना तब ये जिक्र करेगा, बाकी अभी तक तो ये सवाल पूछा नहीं है। फिर भी मैं आपको लिए ओवर प्रिपेयर्डनेस के लिए बता देता हूँ कि आप इसको तैयार करके जाना। प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार, इसमें क्या तैयार करना है यार, एक लाइन है, अब इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे? भाई तेरी हवा ऐसी चल रही है, ये बढ़िया मस्त हवाएं चल रही हैं, बीच में यहाँ पर क्या आ गया? माउंटेन आ गया, ये यहाँ पर ये माउंटेन आ गया, तो भाई ये हवा पक्की बात है ये टर्न लेगी ना, इट हैज टू टेक अ टर्न। तो कॉमन सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा कहाँ पर होगा? जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, तो सरफेस के पास ये वाला जो एरिया है, मतलब सरफेस के पास फ्रिक्शन फोर्स काफी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहीं तक तो हमारे माउंटेन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे जो कि इसको फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करवाएंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो इन्फ्लुएंस है, इट इज अप टू द एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर्स, 1 से 3 किलोमीटर का है। तो पहला हमने पढ़ लिया प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा पढ़ लिया फ्रिक्शनल फोर्स, अब तीसरा पढ़ते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का मतलब पता है ना? कल मैंने एक बढ़िया सा आप सभी को एग्जाम्पल बताया था। क्या एग्जाम्पल बताया था? दोबारा रिपीट करके बताऊं? बिल्कुल, देखो एक एग्जाम्पल मैंने आप सभी को ये बताया था कि दो लोग लिए थे अपन ने। एक बंदा क्या लिया था जिसका नाम था सितारा, ठीक है, सितारा, और उसकी जो फ्रेंड थी उसका नाम हमने क्या लिया था? चांद, ठीक है। सितारा ये है भाई और चांद ये है, ठीक है। चांद बना नहीं ठीक से, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब सितारा ने क्या सोचा कि मैं यहाँ पर यार चांद को एक गिफ्ट देता हूँ, ठीक है, चांद का बर्थडे आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ चांद को गिफ्ट देता हूँ। तो सितारा ने सोचा भाड़ में जाए पोस्ट ऑफिस, मैं तो एक काम करता हूँ, मेरे हाथ में बहुत ताकत है, मैं यहीं से फेंक देता हूँ। तो भाई सितारा और चांद दोनों नदन हेमिस्फीयर में रहते थे। नदन हेमिस्फीयर, ये पूरा का पूरा अपन काई की बात कर रहे हैं? नदन हेमिस्फीयर, ये है नदन हेमिस्फीयर। मतलब अर्थ को 2 टुकड़े में डिवाइड करते भाई, अर्थ पूरा स्फीयर है ना, ऊपर वाला नदन हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पर आता है? एशिया में आता है। एशिया कहाँ पर? नदन हेमिस्फीयर में आता है। तो सितारा ने गिफ्ट फेंका, ठीक है, ये जो गिफ्ट है ये पूरा पैकिंग पुकिंग करके इसने गिफ्ट फेंका, मगर ये चांद के पास ना जाकर ना किसी और के पास चला गया, ठीक है। चांद के पास नहीं गया, वो यहाँ डेविएट हो गया राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड डेविएट हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। तो उससे क्या हुआ? अर्थ तो ठीक है रोटेट कर रही है, तो उससे क्या हुआ? अरे अर्थ रोटेट कर रही है तो वो एक जनरेट कर रही है फोर्स, और वो जो फोर्स होता है वो होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, चीजों को डिफ्लेक्ट करता है, वो चीजों को डिफ्लेक्ट करता है, और इस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। सो दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, इसको कोरियोलिस फोर्स बोलेंगे। अब इसकी अब ये क्या करता है? कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है विंड को इन द राइटवर्ड डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर।
मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में सारी चीजों को राइट वर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज बढ़िया सी बता रहा हूं, पता है ये चीज इक्विट मतलब पोल्स पर बहुत ज्यादा होगी। मतलब यहां पर क्या लिखा है, कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। एंगल ऑफ लैटिट्यूड का मतलब क्या है, जैसे कि ये आपकी बढ़िया सी अर्थ बनी है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता है ये है 0 डिग्री, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, ऐसा कर करके यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो जितना हायर द लैटिट्यूड हायर द कोरियोलिस फोर्स, तो वही है कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। मतलब जितना लैटिट्यूड बढ़ेगा, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 20 30 40 50 60 90, मतलब पोल्स पर मैक्सिमम, तो कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट दी पोल्स। तो इसका मतलब तो यह है कि इक्वेटर के ऊपर तो एब्सेंट है, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर कोई यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही नहीं है ना वहां पर। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं भाई, सितारा भाई बहुत एक्साइटमेंट थे गिफ्ट देने के लिए। ठीक है, सितारा भाई इतने एक्साइटेड थे कि इनने कुछ मतलब बहुत ही तेजी से फेंक दिया भाई। ठीक है, सितारा भाई को गिफ्ट देना था चांद को, इन्होंने इतनी तेजी से फेंका कि भाई वेलोसिटी हो गई बहुत हाई। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हाई हो गई, स्पीड बहुत हाई हो गई। तो जहां जहां आप सभी को पता है, अब यदि आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तेज चला रहे हो, तो भाई डिफ्लेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। इन द सेम मैनर भाई ने इतनी तेज फेंका कि और ज्यादा वेलोसिटी होगी तो और ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द वेलोसिटी इज हाई। ठीक है, डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द वेलोसिटी इज हाई। और आप सभी को पता है एक चीज और, कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो कोरियोलिस फोर्स है इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और जो ऊपर वाले केस में मैंने क्या बताया था, प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, यदि तेरा प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, मतलब स्लोप ज्यादा है, यदि स्लोप ज्यादा है तो जो विंड की वेलोसिटी होगी ये ज्यादा होगी ना, विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब जब विंड की वेलोसिटी ज्यादा है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। सो ये फाइनल आपका कंक्लूजन था जो निकल कर आया। तो 3 चीजों के ऊपर विंड की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन डिपेंड करता है। पहला है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, सर क्लियर है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, सर इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब ये तो तभी क्लियर हो गया था। फिर आता कोरियोलिस फोर्स भी क्लियर है। अब आगे चलते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट कॉजेज द विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर में। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो कि विंड को सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करवाती है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड और नदर्न हेमिस्फीयर में राइट वर्ड। तो भाई ये चीज का नाम क्या है, कोरियोलिस फोर्स। मगर यहाँ तो टेम्परेचर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ रोटेशन ऑफ द अर्थ है और यहाँ प्रेशर है, कहीं पर भी कोरियोलिस फोर्स नहीं है। बट यू नो इट वेरी वेल, कोरियोलिस फोर्स इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Which among the following is not a factor that affects the direction of the wind? इसमें से कौन सी चीज है जो कि फैक्टर नहीं है डायरेक्शन ऑफ द विंड का। मतलब विंड को कौन सी चीज अफेक्ट नहीं करती है भाई, प्रेशर ग्रेडियंट करता है, फ्रिक्शन करता है, कोरियोलिस इफेक्ट करता है, बट मैग्नेटिज्म नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मजा आया। एक और चीज बताऊं तुमको, ये थोड़ी हाई लेवल की इंफॉर्मेशन है, मेरी बात सुनना। ठीक है, एक मैं आप सीधे याद करो, देखो ये अर्थ है, हाँ जी सर ये अर्थ दिख रही है, ये इक्वेटर है, बिल्कुल सर ये इक्वेटर है, और ऊपर क्या है, पोल है। ठीक है, ये इक्वेटर है और ऊपर क्या है, ऊपर पोलर एरिया है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप हायर द लेटीट्यूड, आप जितनी लेटीट्यूड बढ़ाओगे, सुनना ध्यान से, आप लेटीट्यूड्स बढ़ाओगे तो आप सभी को पता है जो कोरियोलिस फोर्स है, ये कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होगा। बट याद रखना जो रोटेशनल वेलोसिटी है, ये जो रोटेशनल वेलोसिटी है ये रिड्यूस होगी, बस ये चीज। अब ये वाला सवाल करें, बढ़िया सवाल है। कोरियोलिस इफेक्ट इज जीरो एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर कोरियोलिस इफेक्ट जो है ये जीरो होता है। हाँ जी, कोरियोलिस के ऊपर तो कोरियोलिस, जो इक्वेटर के ऊपर तो कोरियोलिस इफेक्ट होता ही नहीं है, तो वहां पर तो कोई डिफ्लेक्शन हो गई नहीं। कोरियोलिस इफेक्ट इज मोर टुवर्ड्स द पोल, बिल्कुल सही बात है, पोल की तरफ बहुत ज्यादा है। कोरियोलिस इफेक्ट आर रिलेटेड टू डिक्रीजिंग रोटेशनल वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। मतलब कोरियोलिस इफेक्ट इज रिलेटेड टू कि लैटिट्यूड बढ़ेगी उससे रोटेशनल वेलोसिटी कम होगी, बिल्कुल सही बात है, यही तो मैंने बताया। यहां पर क्या लिखा है, इंक्रीजिंग रोटेशन वेलोसिटी, नहीं, लैटिट्यूड के बढ़ने से रोटेशनल वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो फोर्थ वाला गलत है, 1 2 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। एकदम हाई लेवल की इंफॉर्मेशन आप सभी को पता चली। कल मैंने आप सभी को डोलड्रम्स पढ़ाया था। डोलड्रम्स क्या है, वो जो इक्वेटोरियल वाला रीजन होता है ना, इक्वेटोरियल वाला रीजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोलड्रम्स बोलते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है।
एक बढ़िया सी बात मैं आप सभी को बताता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे विंड्स, ठीक है। विंड्स अब मैं आपको बताता हूँ बढ़िया तरीके से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, बहुत बहुत नीडेड है क्या? आई नीड विटामिन एनडी, बहुत जरूरी है भाई। कोई को ए चाहिए, कोई को बी चाहिए, कोई को सी चाहिए, कोई को डी चाहिए। यू नीड विटामिन एनडी। इफ यू नीड विटामिन एनडी देन बी रेडी टू पे इट्स प्राइस, ठीक है। तैयार हो जाओ। जो भी चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा भाई मेरी तरफ से कि आपको ना बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूं, मगर आपका भी पूरा फर्ज बनता है कि पूरी तरीके से मेरे को डिवोट कर दो और ये वाले सेशन में एकदम बढ़िया तरीके से फोकस होकर ये वाली क्लास लगा लो आगे, ठीक है। अभी तक तो बहुत आसान था, तो मैं डायरेक्टली वो वाली चीज खोलता हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और यहां पर देखना बस ध्यान से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आप सभी को एक बढ़िया सी चीज पता है क्या, कि जो विंड्स हैं दे ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां पर लिख दे रहा हूं, दे ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ब्लो करेंगी जितनी भी हवाएं हैं, ठीक है सर, क्लियर है। तो अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो हाई प्रेशर बेल्ट है 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 35 डिग्री साउथ, इसको तू क्या बोलता है? सर इसको मैं बोलता हूं सब ट्रॉपिकल, इसको बोलता हूं सब ट्रॉपिकल हाई। बिल्कुल सर, सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलता हूं? इक्वेटोरियल लो। ध्यान से सुनना, कंसेप्ट इज द पावर। इसको बोलता हूं इक्वेटोरियल लो। तो सर इन दोनों के बीच में यदि हवा चलेगी तो लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज विंड हैज टू ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करना पड़ेगा। तो भाई करा दे, ये ले हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हाई टू लो। नीचे से भी करा दे, ये हाई टू लो, ये हाई टू लो, ये हाई टू लो और ये हाई टू लो। मगर मेरी बात ध्यान से सुन, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अच्छा सदर्न हेमिस्फीयर ले लेते हैं, पहले सदर्न देखते हैं, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में आप सभी को पता है, पहला तो एक दिमाग में ये चीज रखनी है, ठीक है, जो अभी मैंने बताई। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नदर्न हेमिस्फीयर है यहां पर जो विंड है वो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करती है, यस सर। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें जो विंड है वो लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करती है। तो यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपकी ये विंड इधर डिफ्लेक्ट कर गई। अब मेरी बात दोबारा सुनना, नॉर्थ में राइट हैंड साइड, तो कई लोग नॉर्थ में इसको क्या कर देंगे, ये कर दिया राइट हैंड साइड। अरे भाई राइट ये नहीं है, अब तो इन्वर्ट हो गया ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरे को पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, पहले ही समझ गए होगे कि ये है सीधा, तो इसके लिए राइट है ये। अब ये है उल्टा, तो इसके लिए राइट हो गया ये। उल्टा करके देखो अपना मोबाइल, ये वाला राइट ये हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले का राइट, इधर जो राइट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो अब एक बात मैं प्यारी सी बात आप सभी को बताऊं, बहुत बढ़िया बात, सुनना मेरी बात ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ये जो काले कलर की अभी आपने विंड बनाई है ना, जो काले कलर की तूने यहां पर विंड बनाई है, ठीक है, इसको पता तू क्या बोलेगा, इसको बोलेगा तू ट्रेड विंड। दिस इज कॉल्ड ट्रेड विंड, दीज आर ऑल ट्रेड विंड्स, ठीक है। लिख लो यहां पर, ये जो दोनों आपने बनाई ना, दीज आर ट्रेड विंड्स, ठीक है, इनको बोलोगे ट्रेड विंड्स, जो कि चलती सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बीच में, ठीक है। मजा आ गया। अब एक और बात, ठीक है, अब इसको अपन आगे पढ़ते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। तो पहले अपन ने देखा ट्रेड विंड, ठीक है। सो दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब भाई, अब जब बोला था कि अब यहां पर देखो, मैं तुमको एक और ट्रिक बता रहा हूं। रटने का काम तो बहुत कम है, रटने का काम तो बहुत कम है, ध्यान से सुनना। अब आपको डायरेक्शन निकालना सिखाता हूं मैं, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये ब्लो कर रही है कैसे, नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे ब्लो कर रही है, ऐसे ब्लो कर रही है। तो एक काम करो, यहां बनाओ क्वाड्रेंट, ये बनाया क्वाड्रेंट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। याद रखना ज्योग्राफी में जो इसका ओरिजिन होगा वही उसका नाम होगा, ठीक है। जो उसका ओरिजिन होगा वही उसका नाम होगा। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये निकल रही है नॉर्थ और ईस्ट टू साउथ वेस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो नदर्न हेमिस्फीयर में इसका नाम वो हो जाएगा जो इसका ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स दे डू ब्लो इन नदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया? अब सदर्न का कैसे निकालोगे भाई? सदर्न का तेरे को ऐसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है, कुछ मत कर, ये बना दे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। क्या बोलेगा इसको? अब आ गया तेरा साउथ वेस्ट, यहां से निकल रही है साउथ वेस्ट। और क्या अब ये चीज सर क्या आपके नोट्स में गिवन है? अरे क्यों नहीं गिवन है यार,
मजाक करवाने थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। एनडी की तैयारी करवा रहा हूँ, जोक नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। दे आर नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दूसरी तरीके से पता एग्जाम में कैसे पूछेगा, द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नॉर्थ ईस्ट। अब आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होना था, अरे छोड़ ना, ओरिजिन को ध्यान दे, तू ओरिजिन के ऊपर ध्यान दे, ओरिजिन जहां से निकल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इनको कहा जाता है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब ऐसे करके ना तुम सभी का डायरेक्शन निकाल दोगे, सही में तुम सभी का निकाल दोगे। अब मेरी बात सुनो, अब दूसरा करते हैं, ठीक है। अब भाई तूने क्या देखा, अब देखा तूने कि यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई हो गया, अब है सर ये सब पोलर लो, ये आ गया सब पोलर लो। तो अब इन दोनों के बीच में जो विंड चलेगी वो कैसी चलेगी, ये यहाँ ऐसी, यहाँ पर ऐसी हाई टू लो, यहाँ पर ऐसी हाई टू लो। ऊपर से सब पोलर से सब ट्रॉपिकल तो चल ही नहीं सकती, लो से हाई जाएगी नहीं, फिर यहाँ पर हाई टू लो, यहाँ पर हाई टू लो, यहाँ पर हाई टू लो, यहाँ पर हाई टू लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। सर अभी तो आपने बोला था ये राइट होगा, अरे तो ये सीधा है ना, सीधे के लिए तो यही राइट होगा, ये राइट हैंड साइड। अब नदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट। अब यहाँ पर जनाब जो आपको विंड्स नजर आ रही है ना, ये खूबसूरत सी, ये काली वाली, ठीक है, इनको आप पता क्या बोलोगे, इनको आप बोलोगे वेस्टर्लीज। दे आर कॉल्ड वेस्टर्लीज, याद रखना, दे आर कॉल्ड वेस्टर्लीज। सो वेस्टर्लीज विंड वो होती है जो कि सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो के बीच में चलती है। कंसेप्ट भी बता रहा हूँ एंड दिस इज द रियल रीजन, जो भी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ ना, ये एकदम फैक्ट बेस्ड रीजंस हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, वेस्टर्लीज विंड्स दे ब्लो फ्रॉम ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो, ठीक है। सर डायरेक्शन निकालना तो अभी आपने सिखाई दिया, क्या जरूरत है। नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसी थी तो कुछ मत करो, ऐसा करके ये बना दो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो क्या बोलोगे, साउथ वेस्ट बोलोगे। यू आर गोइंग टू से साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब कुछ नीचे बहुत ही जरूरी है, आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशंस है, ऑलरेडी दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके भी पूछने के हाई चांसेस हैं। सुनना मेरी बात भाई, ऐसा है कि तेरे को पता है कि जब भी तूने मैप देखा होगा, ठीक है, तूने कभी भी मैप देखा होगा ऐसा करके, वो पूरा वर्ल्ड का मैप होता है, उसमें यहाँ पर बीच में क्या होती है, इक्वेटर होती है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तेरे को मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट यहाँ देखने को मिलेंगे, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड एरिया है वो बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू सदर्न। तो यहाँ पर लैंड एरिया ज्यादा है, तो भाई वेस्टर्लीज गेट लेस इफेक्टिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम इफेक्टिव हो जाती है। ज्यादा इफेक्टिव पता है ये कहां पर है, दे आर मोर विगरस इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। याद रखना, ये चीज याद रखना, वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस कहां पर है, साउथ में। वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस कहां पर है, साउथ में। याद रखना, वेस्टर्लीज विंड्स का इन्फ्लुएंस है साउथ में, और साउथ में ये काफी ज्यादा विगरस हैं कि इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, एकदम खतरनाक नाम, जैसे रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, ऐसे ऐसे नाम से जाना जाता है। कई बार ये मतलब जो इतनी हैवी रेन्स क्रिएट करवा देती है वेस्टर्लीज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ वेस्ट कोस्ट, जैसे लंदन, लंदन में बहुत ज्यादा बारिश वगैरह करवा देती है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर इंपॉर्टेंट ये था जो मैंने अभी बताया। यार आप सवाल सॉल्व करो, ये देखो अभी अपन सवाल सॉल्व करें। अभी जो ऊपर बताया IAS प्रीलिम्स 2000 में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोरिंग 40s, ठीक है, मतलब वेस्टर्लीज के बारे में बात कर रहा है। वेस्टर्लीज आर ऑल्सो नोन एज रोरिंग 40s। तो यहाँ पर क्या बोला है, दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है, वेस्टर्लीज तो दोनों हेमिस्फीयर में चलती है ना, ये गलत बात है भाई। वेस्टर्लीज दोनों हेमिस्फीयर में चलती हैं, ठीक है, वेस्टर्लीज नॉर्थ में भी चलती हैं, वेस्टर्लीज साउथ में भी चलती हैं, मगर बात कर रहा है रोरिंग 40s की। जो वेस्टर्लीज साउथ में चलती है उसको तू रोरिंग 40s बोलेगा, इनको तू बोलेगा रोरिंग 40s। दे आर कॉल्ड रोरिंग 40s, श्रीकिंग 60s। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नदन नहीं होगा, तो पहली वाली स्टेटमेंट गलत है। दे ब्लो विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कॉन्स्टेंसी। रोरिंग 40s जानी ही अपनी ताकत की वजह से जानती है यार। फिर क्या लिखा, देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब कैसे निकालोगे, मैंने बोला था आपको रटना मत, कंसेप्ट समझना मेरे साथ। मैं भले ही मेरा सेशन बड़ा जरूर होगा मगर कंसेप्ट बताऊंगा। अब क्या बोल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन, भाई चिंता मत कर, ये बना तू, ठीक है, ये एक, ठीक है, अपन इधर तो ट्रेड विंड का हो गया था, अपन ने पढ़ लिया था, इधर का कोई दिक्कत ही नहीं है। सदर्न में हमको निकालना है ना, तो ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, ये लो था और ये हाई था, ठीक है, इतना हो गया।
अब ये हाई टू लो सदर्न हेमिस्फीयर में अपने को चाहिए, तो भाई सदर्न हेमिस्फीयर में हाई टू लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करता है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट, ये। तो आप एक बात बताओ, यदि वहां से आ रहा है ये, तो कुछ मत करो, इसमें ये करा आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो क्या आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। सवाल क्या है, इनका जो डायरेक्शन है जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। बस सही है। मैंने निकाला क्या, मैंने नहीं निकाला है, ये तूने निकाला है, ठीक है। मैंने तो बस तेरे को बताया है कि इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। ये सही अप्रोच है। इवन सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो तैयारी करते हैं ना, उन्हें भी यही चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब आखिरी वाला यहाँ पर क्या है, ओवरकास्ट स्काई, रेन, रॉ वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम। बिल्कुल सही बात है। रोरिंग 40s के साथ ये सारी खतरनाक चीजें होती हैं। सो 2, 3, 4 आर दी स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक, ठीक है। सो इसी के साथ आपके वेस्टर्लीज भी कंप्लीट हो गई। अब आखिरी बची है, आखिरी वाली है, जो कि जिसका मेरे को लगता नहीं कि बताने की जरूरत है। अब जैसे हाई टू लो है, भाई हाई टू लो ये डाल दे, यहां से यहां से यहां, ये कर दे यहां से यहां, ठीक है। अब नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड ये हो जाएगा। यार उल्टा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। इनको तुम पता क्या बोलोगे, इनको क्या बोलने वाले हो, इनको बोलने वाले हो आप पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। दे आर पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। दे आर कॉल्ड पोलर ईस्टर्लीज। मजा आया भाई, मेरे को पता है यार तुम मतलब बहुत इंजॉय तो कर रहे हो, ठीक है। यहां पर देखो, दे ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर, ठीक है। यार हाई तो लो तो सभी में होगा, कोई भी विंड लो टू हाई तो जाएगी नहीं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इनका जो डायरेक्शन है वो सेम होगा ट्रेड विंड के, क्योंकि वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही थी, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप निकालोगे। अब सुनो, यदि भाई कोई विंड पोलर एरिया से आ रही है, बर्फ ही बर्फ है वहां पर, तो अपने साथ स्नो लेकर आएगी ना। और इतनी खतरनाक होती है ये, इतनी इंटेंसिफाइड हो जाती है विंटर सीजन में कि बहुत ज्यादा, कई बार ये ब्लिजर्ड भी क्रिएट करती है। ब्लिजर्ड मतलब जो स्नो पाउडर्ड वाली विंड रहती है ना, उसको बोलते हैं। मजा आ रहा है। तो 3 विंड भाई तूने खत्म कर दिया है, 3 विंड्स, यू हैव फिनिश्ड 3 विंड। तो पता है आपने क्या क्या खत्म कर दिया भाई, तूने प्राइमरी विंड सारी खत्म कर दी। 3 कैटेगरी की विंड्स होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी विंड्स को परमानेंट विंड कहा जाता है, सेकेंडरी विंड को सीजनल विंड कहा जाता है। जो परमानेंट विंड्स है ना, दीज आर द प्लैनेटरी विंड, मतलब पूरे प्लैनेट, थ्रू आउट द प्लैनेट दे आर द कांस्टेंट, दे आर द कांस्टेंट, दे आर नॉट वेरिएबल। दीज आर इनवेरिएबल। वेरिएबल मतलब फ्लक्चुएट नहीं करती हैं, ये सेम है, कांस्टेंट है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी विंड्स, दे आर पीरियोडिक। इसमें आती मॉनसून एंड साइक्लोन। तो तूने ट्रेड विंड भी कर ली, वेस्टर्लीज भी कर ली, पोलर ईस्टर्लीज भी कर ली। अब क्या जान लेगा भाई मेरी, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कहाँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल है, ओके ठीक है। करते हैं जरा, देखते हैं क्या बोल रहा है। कि स्टेटमेंट्स को रीड करो। द पैटर्न ऑफ मोमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई देखो एक बात बता रहा हूँ, जो प्लैनेटरी विंड्स हैं जो अभी अपन ने पढ़ी, कौन को, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज, एक्चुअली में ना ये दम रखती है पूरे एटमॉस्फेयर को सर्कुलेट करने का, ठीक है। क्योंकि पूरे प्लैनेट में कांस्टेंट है, इसलिए इनको प्लैनेटरी विंड्स बोल रहे हैं। और ये साफ साफ लाइन है एनसीईआरटी की, 11th एनसीईआरटी की जो फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है ना, उसकी लाइन है एग्जैक्ट। आपको तो एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है भाई, मैं यदि यहाँ पर बैठा हूँ उसके बाद कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सिवाय मेरे नोट्स के और मेरे सेशन के। एकदम सही चीज़ लिखी हुई है। जो प्लैनेटरी विंड्स का जो पूरे मोमेंट का पैटर्न है ना, वो एक्चुअली में पूरे एटमॉस्फेयर का जनरल सर्कुलेशन है। फिर क्या लिखा है, जो ये जनरल सर्कुलेशन है ना एटमॉस्फेयर का, ये इवन वाटर का, जो ओशन वाटर का सर्कुलेशन है ना, उसको भी मोशन में लेकर आ जाता है, जिससे अर्थ का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल सही बात है। जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन होगा, अब वो चीज उसको भी तो, ओशन को भी तो इम्पैक्ट करेगी ना, वाटर के सर्कुलेशन को भी इम्पैक्ट करेगी, जो कि लेटर ऑन अर्थ के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेगा। दोनों लाइन एनसीईआरटी की, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताई है, और एचपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मगर क्या दोनों में आपको कोई रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? पैटर्न ऑफ मोमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसका वो रीजन थोड़ी ना है, रीजन नहीं है ये। स्टेटमेंट 2 इज नॉट द रीजन। सो बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट इंडिविजुअली, बट सेकंड इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट।
ठीक है, सेकंड इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। चलो बढ़िया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग सरफेस विंड्स, डोल्ड्रम्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। Which among the following is the idealized global pattern of these winds from equator to pole? इक्वेटर से पोल की तरफ आपको बताना है कौन कौन सा है। तो भाई सबसे नीचे तो डोल्ड्रम है, आप सभी को पता है डोल्ड्रम। डोल्ड्रम्स के ऊपर हमने क्या पढ़ा, फिर ट्रेड विंड पढ़ी, और ट्रेड के बाद हमने क्या पढ़ी, वेस्टर्लीज पढ़ी, और सबसे ऊपर पोलार विंड्स पढ़ी। तो भाई 1 2 3 4 यही तो सीक्वेंस होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो भाई, पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट्स योर प्लान फॉर दिस रेन। ठीक है, मार्शल्स भी लाइक से बस रगड़ना है। ठीक है, 50 दिन बचे ना, काफ़ी है बस। दीज 50 days आर इनफ। यदि तू यहाँ पर इतना सेशन यहाँ तक लगाया है, ठीक है, सो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली तूने प्रूव कर दी है कि तेरे अंदर वो डेडिकेशन है। यू हैव दैट चाहत टू क्लियर NDA रिटन एग्ज़ाम। तो यदि यहाँ तक लगाया ना, तो थोड़ी और मेहनत करो, बढ़िया से अपना प्लान बनाओ, और जितने भी प्लान आपने बनाया उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, एट एनी कॉस्ट सारी चीज़ें साइड में, आखिरी में रिजल्ट मैटर करता है। मैं कितना ही अच्छा यहाँ पर आकर तुमको पढ़ा दूँ, कितनी ही बढ़िया आपको कंटेंट दे दूँ, ठीक है, इवेंचुअली मैटर ये करेगा कि तूने अपना एग्जाम क्लियर करा कि नहीं करा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में तू लिख कर आ रहा है कि नहीं, सही मार्क लगा कर आ रहा है कि नहीं। आखिरी में यही मैटर करता है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं कितना भी इम्पैक्ट कर लूँ, इवेंचुअली लोग हमसे आकर क्या पूछेंगे, कितने सिलेक्शन आपने दिए। ठीक है, कितने सिलेक्शन आपने दिए। अभी कल ही 2 रिकमेंडेशन आई हैं, 3 रिकमेंडेशन हो गई अभी, 2 अभी, एक अनुराग गुप्ता और 1 मोर गाय इज देयर, जिसका CPSS शायद कंटिन्यू चल रहा है, बट रिसोर्स से पता चला है कि वो भी रिकमेंडेड है। ठीक है, तो लेट्स सी, सारी चीज़ें आप सभी को दिख रही है। जो हार्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं, आप लोग उसका रिजल्ट दे रहे हो, और क्या इससे बड़ी और क्या चाहिए यार। रिस्पेक्ट, लव, ठीक है, वो सारी चीज़ें यू आर गिविंग अस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिजल्ट। यू नो इट वेरी वेल, दिस इज द हार्श रियलिटी। आई होप यू आर रेडी फॉर द अपकमिंग। ITCZ क्या होता है? ठीक है, ITCZ होता है ना, देखो 3 कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी ज़रूरी, क्या कि ये जो है, इसको मैंने क्या बोला था, इसको बोला था डोल्ड्रम। ठीक है, इसको बोला था डोल्ड्रम। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, फिर मैंने हॉर्स लैटिट्यूड्स पढ़ाए थे आपको। ठीक है, अब यहां पर जो डोल्ड्रम के पास जो बनता है ना, ये दिस इज ITCZ। अब ये होता क्या है, ठीक है, मैं आपको बढ़िया तरीके से बता रहा भैया। ITCZ क्या होता है? I का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। सुनना, मेरी बात सुनना, ये ट्रॉपिक्स हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये सब ट्रॉपिकल बोलते हो ना आप, सब ट्रॉपिकल। तो यदि आपके स्कूल में मैच होता है, 2 हाउसेस के बीच में मैच होता है, तो आप क्या बोलते हो, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। तो यदि ट्रॉपिक के बीच में होगा तो आप क्या बोलोगे, इंटर ट्रॉपिकल। अब आप सभी को पता है यहाँ पर आती हैं विंड्स और यहाँ से आकर ऊपर उठती हैं, मतलब कन्वर्ज होती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, कन्वर्ज होकर ऊपर उठती हैं। एक ऐसा जोन यहाँ पर कन्वर्ज होकर ऊपर उठ रही हैं, तो मतलब ट्रॉपिकल के बीच में मतलब इंटर ट्रॉपिकल, और कन्वर्ज होने वाला जोन मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन। सो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आर ऑल्सो कॉल्ड डोल्ड्रम। इन्हीं को डोल्ड्रम कहा जाता है। और ये वो एरिया है लो प्रेशर का अराउंड द इक्वेटर, जहां पर ट्रेड विंड कन्वर्ज करती है। अभी बताया था ना ट्रेड विंड, अभी मैंने बताया था आपको ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, यहीं पर ट्रेड विंड आपकी कन्वर्ज करती है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, हाउ, वेयर। सबसे ज्यादा मैं ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप एक बात बताओ मेरे को, लिसन टू मी केयरफुली। यहां पर पढ़ा लो, यहां पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यहां पर क्यों पड़ा? यहां पर जितनी भी विंड्स है, ये यहां पर ऐसी आई, ठीक है, ये जो विंड्स है ये कुछ इस प्रकार से आ रही है। विंड्स आई, आपस में कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने के बाद ये ऊपर उठेंगी, कन्वर्ज होकर ऊपर उठेंगी। अब ये यहां पर बनी क्यों? क्योंकि यहां पर क्रिएट हुआ लो प्रेशर। ठीक है, वाई? बिकॉज यहां पर क्रिएट हुआ लो प्रेशर। इस लो प्रेशर की वजह से एक लो प्रेशर का जोन बना जिसका नाम है ITCZ। तो पहला क्वेश्चन आता है ITCZ पर प्रेशर कैसा होता है? लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि ट्रेड विंड कन्वर्ज होकर ऊपर उठती हैं। तो ट्रेड विंड ऊपर उठ रही है मतलब पार्टिकल्स ऊपर उठ रहे हैं। पार्टिकल्स यदि ऊपर उठ गए तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा ना। रिलेट करो कैसे?
जब मैंने आपको प्रेशर बेल्ट समझा रहा था, तो ये लो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बनता है। मगर हाउ, कैसे, आप सभी बताओ। अर्थ अपनी भाई टिल्टेड है, ये ऐसी टिल्टेड है 23.5 डिग्री, और नीचे से देखोगे ऑर्बिटल एक्सिस से 66.5 डिग्री। तो आप एक बात मेरे को बताओ, जो हीट है ये पड़ती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर हीट पड़ेगी, मतलब ट्रॉपिकल और जो ट्रॉपिक्स वाला एरिया है, ट्रॉपिक वाला एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी इस टिल्ट की वजह से, सन की रेज डायरेक्टली वहाँ पर फॉल करेगी। अब यदि कल मैंने बताया था कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा। हाँ जी सर, प्रेशर कम होगा, प्रेशर तो कम होगा। अब जब प्रेशर कम होगा तो ट्रॉपिक के पास प्रेशर कम होगा, ट्रेड विंड्स आएंगी, कन्वर्ज होंगी, ऊपर उठेंगी, बिल्कुल होगा। मगर वेयर, कहाँ पर होगा? एक बात बताऊं, ये जो आप ध्यान से देखना, ये आपको दिख रही है ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे गई है ज़्यादा, ये अपना वो है 0 डिग्री। मैं आपको कैसे बताऊं, इसको कॉपी करने तो मेरे को अच्छे से समझा। ये देखो, यहाँ पर देखो, जो ITCZ है ना, ये अपना क्या है, इक्वेटर है। दिस इज द इक्वेटर, यू कैन क्लियरली सी। नॉर्थ में जो ITCZ है ये कितना है, 25 डिग्री है डेविएटेड। और यहाँ पर कितना फैला हुआ है, बस 20 डिग्री। ज़्यादा कहाँ पर फैला है, नॉर्थ में। जो ITCZ है वो नॉर्थ में ज़्यादा फैला हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड पोर्शन ज़्यादा है भाई, और लैंड पोर्शन मैंने पिछले वाले सेशन में बताया था, जल्दी से क्या हो जाता है, गर्म कर जाता है, मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब टेम्परेचर ज़्यादा, तो मैंने बताया था टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम, तो यहाँ पर प्रेशर कम, इसलिए ITCZ इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स नदर्न हेमिस्फीयर देन सदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया? ये कहाँ बनता है मैंने आप सभी को बता दिया। तो वाई बता दिया, हाउ बता दिया, वेयर बता दिया, और ऊपर मैंने आपको व्हाट बता दिया कि ITCZ होता क्या है। अब आ जाए कहीं से भी सवाल, ठीक है? हर जगह से कितना कठिन से कठिन सवाल आ जाए, यदि आपको CDS का भी सवाल दे देना, CDS लेवल का सवाल दे दे, आप कर दोगे। इसके बाहर कुछ बचे ही नहीं ना, कुछ बचे ही नहीं, सब कर दोगे आप। अब आते हैं मानसून विंड्स के ऊपर। भैया मानसून विंड्स क्या होती हैं? देख भाई, मानसून विंड क्या होती है मैं तेरे को बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? अभी मानसून भी चल रहा है। अभी क्या हुआ था, जब मई और जून का समय आया ना, मई का समय आया भाई, बहुत गर्मी पड़ी, बहुत भारी गर्मी पड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई। गर्मी पड़ने से क्या हुआ भाई, टेम्परेचर बढ़ा। अब ये जब टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर कम होगा। मतलब इंडिया है, अब जैसे ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया मतलब ये भाई, इंडिया तो मतलब बहुत बड़ा है यार, सब पाकिस्तान भी उधर ले लो और इधर भी ले लो, अखंड भारत बहुत बड़ा है। बट लिसन, वो ऐसे रफ डायग्राम मैंने आप सभी को बनाया है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा भाई गर्मी के समय पर। अब जब खूब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, यहाँ पर प्रेशर कम हुआ। और मेरी बात हमेशा सुनना, जब भी प्रेशर कम होता है तो इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए विंड्स को आना पड़ेगा। इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए विंड्स को आना पड़ेगा। सो टू फुलफिल दिस लो प्रेशर, विंड विल कम फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ है? मतलब इंडिया से तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है ना, इक्वेटर तो यहाँ है। तो इस इक्वेटर से यहाँ पर क्या आएंगी, विंड्स आएंगी। इस इक्वेटर से क्या आएंगी, विंड्स आएंगी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, अब विंड्स आप कॉमन सेंस लगाओ। जून में क्या होता है, हमारा मानसून एंट्री लेता है जून में। मई में गर्मी पड़ी, जून में आ गया, और जाएगा कब, बारिश कब चली जाती, सितंबर के महीने में चली जाती। और मानसून कैसा आ रहा है, नीचे से आ रहा है ना भाई, नीचे से ऊपर ऐसा आ रहा है। और इंडिया का है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट कौन से डायरेक्शन में करता है, राइट हैंड साइड। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। तो बनाना जरा डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट, और ये ईस्ट। तो कौन सा मानसून आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है क्या? साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है ना, बस इसी को हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो पहले जो मानसून आता है इंडियन मानसून, जिसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, ये इंडिया में आता है 2 ब्रांचेस में। एक आता है अरेबियन सी की ब्रांच में, और दूसरा आता है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच में। जो अरेबियन सी की ब्रांच से आता है ये केरला में बहुत बारिश करवाता है, ऐसे करके पूरा, ठीक है। और जो बे ऑफ बंगाल वाला, जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी वाला तो ठीक है, जब जो बे ऑफ बंगाल वाला आता है ये अंडमान एंड निकोबार में बहुत बारिश करवाता है। और ऊपर यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया आपको पास में दिख रहा है, यहाँ पर भी चीज़ें क्रिएट होती है। अब इसी मानसून के बारे में और जो डिटेल है, मतलब पर्टिकुलर जब अपन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मतलब स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स, ये अपन इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में बस ये बताना जरूरी था कि मानसून विंड्स आती कैसे आती है। नदर्न हेमिस्फीयर बहुत ज़्यादा हैवी सोलर एनर्जी रिसीव करता है इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। जून जुलाई के महीने में भाई फटे से गर्मी पड़ती है, सीधे डायरेक्टली मैं आपको बताऊं तो नदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, ओशन कम है, लैंड एरिया ज़्यादा है, सी एरिया कम है।
तो भाई जो लैंड एरिया है नदर्न हेमिस्फीयर में, वो बहुत सोलर एनर्जी रिसीव करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, सो मोर टेम्परेचर मोर प्रेशर ग्रेडियंट, और मोर प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्गर रेनफॉल। व्हाई? बिकॉज विंड विल कम फ्रॉम देयर। ठीक है, लो हाई प्रेशर से विंड आएंगे फुलफिल करने के लिए। और ये थार डेजर्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या? यहाँ का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है तो यहाँ पर भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। भाई बचपन कितना बढ़िया था ना, बारिश हुई, नहाने चले गए, कोई मतलब नहीं कैसे बारिश हो रही है क्या हो रही है, इट वॉज गुड। ठीक है, ये याद है ओजी बर्थडे पार्टी, ये तो मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं। इस समय ज़िंदगी बहुत बढ़िया थी। आपके पेरेंट्स यूज टू ब्रिंग केक फॉर यू, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, समोसा, बिस्किट। भाई सोचो यार, तुम्हारे पेरेंट्स ने मतलब कितना तुम्हारे लिए करा है ना, किस एक्सटेंड पर तुम्हारे लिए मेहनत करी है यार। यू डोंट नो यार, तुम सही बता रहा हूँ, नो बडी कैन डू, सही बता रहा हूँ, नो वन नो वन नो वन, ठीक है, कैन डू मोर देन योर पेरेंट्स। बस एक चीज़ चाहिए यार उनको, एक चीज़, पेपर क्लियर कर ले भाई, बस पेपर क्लियर कर ले। आई स्टिल रिमेंबर, मैं बता रहा हूँ, मैंने जब एनडी का बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग अ कॉमर्स में मैं कॉमर्स स्टूडेंट था भाई, आई टुक अ ड्रॉप ईयर, जो वन ऑफ द टफेस्ट एनडीए हिस्ट्री का पेपर है, जब निकाला था ना, एंड आई वेंट एंड आई कॉल्ड माई पेरेंट्स की मम्मी पापा हो गया, आई कुड सी दैट हैप्पीनेस इन द आईज ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, तो आप समझो यार, ठीक है, डू समथिंग फॉर देम एंड द सेम हार्ड वर्क। मैं सही बता रहा हूँ, मैं 100 बार करने को तैयार हूँ यदि मेरे को अटेम्प्ट दोबारा मिले। किसी, मैं अकेला नहीं हूँ डिफेंस, जिसका भी अटेम्प्ट जा रखा है ना वो यही बोलेगा वो। मगर आई विश योर नेक्स्ट बर्थडे वुड बी इन एनडीए, यू वुड बी सेलिब्रेटिंग ओवर देयर विद द केक। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अब बात करते हैं ड्यूरनल विंड के बारे में। भाई आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बचपन में भी सुना होगा, ठीक है, 8th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में सुना होगा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, मगर समझ में नहीं आया होगा। भाई मैं तेरे को समझाता हूँ, ठीक है, मैं समझाता हूँ, देख, ठीक है, ये है भाई डे का टाइम, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये है डे का टाइम, ठीक है, डे का टाइम है, सन से यहाँ पर क्या आ रही है, रोशनी, ठीक है, रोशनी मतलब कि सूरज की किरणें। ये जो है ये लैंड एरिया है, ये जो है ये सी है ना, ये डे के दिन की बात चल रही है अपनी सिर्फ। तो आप सभी को पता है, याद रखना, जो लैंड है, लैंड गेट्स हीटेड अप क्विकली। बस आप जमीन को देखना, ठीक है, आप ओशन वगैरह की तरफ मत जाओ, बस लैंड को देखो, ये भाई जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया और कंपैरेटिवली इसका टेम्परेचर कम है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पर प्रेशर कम है, और यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बताया था ना, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। आप सभी को बताया है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो भी आपको बोलना है। तो आप एक बात बताओ, हाई प्रेशर कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर लो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई है, और यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। तो विंड हाई से लो चलेगी। मैंने क्या बोला था ज्योग्राफी में, क्या बोला था ज्योग्राफी में, जो ओरिजिन होगा वही उसका नाम होगा। कहाँ से चल रही है, हाई टू लो, हाई कहाँ है, सी में, तो दिन के टाइम पर क्या चलेगी, सी ब्रीज, बात खत्म, क्योंकि सी से चल रही है। अब नाइट के टाइम का और केस बता दो भैया, ऐसे ही बनाना, रटना मत, यही अप्रोच रख, सेम यही रख, एंड दिस इज द रियल कंसेप्ट। यह है ऐसे, यदि डिस्क्रिप्टिव पेपर कभी आप आगे जाके दोगे, ठीक है, उसमें यदि आपको एलैबोरेट करके लिखना हुआ, तो दिस इज द रियल रीजन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कोई इसको डिक्लाइन नहीं कर सकता, चाहो तो गूगल कर लो। अब देखो नाइट में क्या हुआ, नाइट का सीन मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अब आप सिर्फ क्या देखो, आप जमीन देखो, समुद्र मत देखो। आप चाहो तो देख सकते हो, अपने नोट्स में वो भी लिखा होगा आगे। अब रात के समय क्या हो जाएगा, जो जमीन है वो जल्दी से, इट विल हीटेड अप क्विकली, उसी तरीके से कूल डाउन क्विकली। भाई ठंडी भी तो जल्दी हो जाती है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया, कंपैरेटिवली यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो। अब यहाँ टेम्परेचर कम तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा तो यहाँ प्रेशर कम। तो अब हाई कहाँ पर है सर, ये हाई यहाँ पर है। हाई वो पंचायत वाला हाई नहीं है ना, ये वाला हाई, और यहाँ पर लो। पंचायत वाला हाई याद है ना, एक बस मैसेज डलता था हाई, समझ जाते थे कि भाई चलना है, फील्डिंग सेट होने वाली। फील्डिंग नहीं यार, महफिल फील्डिंग तो अपन क्लाइमेटोलॉजी की सेट कर रहे हैं भाई,
ठीक है। फील्डिंग और महफिल में फ़र्क है, ठीक है। फील्डिंग तो आजकल लौंडों की सेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी की फील्डिंग सेट हो रही है, मगर वहाँ पर दोस्तों की महफिल, ठीक है, वो महफिल सेट होती है। ग्रुप पर पंचायत में हाई का मैसेज आ जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड महफिल, नॉट फील्डिंग। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, हाई टू लो, हाई टू लो चला, नाइट का टाइम है भाई। अब हाई जहाँ पर है, कहाँ से हाई टू लो, मतलब लैंड पर हाई है, तो भाई इसको क्या बोलोगे आप, नाइट में जो चल रही है, लैंड ब्रीज, बात खत्म, ठीक है। सब कुछ यहीं याद करो, सब यहीं याद करो, ठीक है। चलो सेम भाई, ये देख लो, सब चीज़ लिखा है। साइन कर लूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। देखो यहाँ पर कॉपीराइट ले लेता हूँ, ये बोल रहा हूँ, कॉपीराइट ले लेता हूँ, क्योंकि खुद ने लिखा है ना, कॉपी होने के चांसेस ज़्यादा है। ये सी ब्रीज है, ये लैंड ब्रीज है। लैंड हीट, आप लैंड के ऊपर फोकस करो, लैंड हीट्स अप क्विकली, टेम्परेचर ज़्यादा, पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे। अब पार्टिकल्स ऊपर चले गए तो वहाँ पर लो प्रेशर बचा, है ना। पार्टिकल्स तो ऊपर चले गए तो लो प्रेशर। उसी तरीके से ये लेट हीट होगा, टेम्परेचर कम। अब टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स डिसेंड करेंगे, हाई प्रेशर है तो हाई टू लो मतलब सी ब्रीज। उसी तरीके से ये भी, तो आप उल्टा भी पढ़ सकते हो, सीधा भी पढ़ सकते हो, सब हर प्रकार से मैंने डाल दिया। इनको बोलते हैं ड्यूरनल विंड। अब एक प्रकार से, अब मेरी बात सुनना भाई, ये है पहाड़, ठीक है, ये है पहाड़, और ये क्या है, नीचे वैली, ठीक है, और ये है सन, ठीक है। दिन का टाइम है भाई, डे का टाइम है। आप सारे के सारे बताओ, ये जो स्लोप है, ये जो माउंटेन का स्लोप है, और ये क्या है, वैली है। दिन के टाइम पर ये जो माउंटेन का स्लोप है, क्योंकि लैंड एरिया है, काइंड ऑफ लैंड, मैं मान रहा हूँ पथरीली जगह है मगर लैंड तो है। दिन के टाइम पर जल्दी से गर्म हो जाएगा, और कंपैरेटिवली जो घाटी है इसका टेम्परेचर कम होगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। विंड्स कैसे चलेंगी, हाई टू लो, ठीक है, मतलब वैली टू माउंटेन। ये वैली है, वैली टू माउंटेन, तो इसको क्या बोलोगे, वैली ब्रीज। इसको क्या बोलेगा, वैली ब्रीज। नाइट के टाइम पर क्या होगा, साइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है, सुन देख ले। नाइट के टाइम पर क्या होगा, ये जो स्लोप है, स्लोप है, ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा। और जो वैली है, कंपैरेटिवली यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसा। हाई प्रेशर कहाँ पर बन रहा है, स्लोप के ऊपर, मतलब माउंटेन के ऊपर, तो आप इसको अब क्या बोलोगे, माउंटेन ब्रीज, बात खत्म। हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो वही चीज़ यहाँ पर है। दिन के टाइम पर जो स्लोप है वो हीट अप हो जाएगा, मतलब कि जो एयर है वो अप स्लोप मूव करेगी, मतलब जो हवा है वो स्लोप के ऊपर, मतलब यहाँ चली गई हवा ऊपर, पार्टिकल्स ऊपर चले गए, तो वहाँ भाई यहाँ पर लो प्रेशर बचेगा ना, जब पार्टिकल्स ऊपर चले गए तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ब्रीज अब कहाँ से आएंगी उस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, मतलब वैली से आएंगे, मतलब वैली ब्रीज, ऑरिजिन का ही नाम दे दिया। यहाँ पर क्या है, माउंटेन ब्रीज, ये वाला माउंटेन ब्रीज है। मगर याद रखना, कभी भी ये जो हवाएं माउंटेन ब्रीज स्नो कवर्ड एरिया में चल रही है, स्नो कवर्ड माउंटेन, उसको बोलेंगे कैटाबैटिक विंड्स, दे आर कॉल्ड कैटाबैटिक विंड्स, ठीक है भाई। एक आपका जब था ना प्राइम वर्जन, कितना लिखा है देखना, 10 में से 10, गुड भी है भाई और स्माइली भी है, देख रहे हो, लिली, रोज, ट्यूलिप, लोटस, जैस्मिन, और क्या क्या लिखा है, कॉस्मोस, और भाई ठीक है, ऐसे लिखा करते थे ना तुम लोग एक समय पर, पता है भाई, लिखा करते थे। तो समय आ गया है अपना प्राइम वर्जन दोबारा दिखाने का, ठीक है। आई नो यू आर वॉट यू आर कैपेबल ऑफ, वॉट यू कैन डू, सो वाई डोंट यू क्रिएट इट अगेन, ठीक है, द सेम प्राइम वर्जन। एकदम आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं एयर मास और फ्रंट्स के बारे में, ठीक है, एयर मास और फ्रंट। सुनो मेरी बात, अभी अपन बेसिक देखते हैं कि एयर मास और फ्रंट होता क्या है। देखो एयर मास, ठीक है, एयर मास मतलब हवा का झुंड, ठीक है, हवा का झुंड। अब हवा दो प्रकार की हो सकती है, ठंडी और गर्म, ठीक है, ठंडी और गर्म। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये है ठंडी हवा का, ये है गर्म हवा का। इसको क्या बोलोगे, कोल्ड एयर मास। इसको क्या बोलोगे, वार्म एयर मास। जब ये दोनों
आपस में आके क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, समझ गए होगे, यहाँ पर बनेगा फ्रंट। ठीक है, यहाँ पर बनेगा फ्रंट। वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं वहां पर फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सुनो साइक्लोन। अब आते हैं साइक्लोन के ऊपर, ये उसका बेसिक था इसलिए मैंने बताया। अब साइक्लोन, ये पूरा का पूरा साइक्लोन आपको दिख रहा है ना, अब एक्चुअली में साइक्लोन यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, एक भी चीज नहीं समझ में आए तो फिर बोलना। ठीक है, पुट योर सीट बेल्ट्स ऑन, टाई अप योर शू लेसेस। आई नो यू आर नॉट वेयरिंग द शू, बस ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ। ये जो सेंटर आपको दिख रहा है भाई, ये जो सेंटर दिख रहा है ना, ये है लो प्रेशर का सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, और जो बाहर आपको रीजन अब लो प्रेशर का सेंटर है, अब ये हो कैसे रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से भाई। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ लो प्रेशर जनरेट। कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये थोड़ी देर बाद मैं आप सभी को बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मगर मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर हुआ लो प्रेशर जनरेट, सेंटर में, सी के सेंटर में लो प्रेशर जनरेट हुआ। आप सभी को पता है ये जो लो प्रेशर है, इसको फुलफिल करने के लिए विंड्स को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मॉनसून विंड्स के केस में भी क्या हो रहा था, इंडिया में टेम्परेचर बढ़ा था गर्मी के महीने में, क्योंकि सोलर एनर्जी पड़ रही थी लैंड सरफेस के ऊपर। क्या हुआ, इक्वेटर लो प्रेशर हुआ, क्योंकि हाई टेम्परेचर विल क्रिएट लो प्रेशर। टू फुलफिल दैट लो प्रेशर विंड विल कम फ्रॉम इक्वेटर ना। इन द सेम मैनर ये जो लो प्रेशर है भाई, इसको भी फुलफिल करने के लिए विंड्स को तो आना पड़ेगा ना। ये विंड आई, ये विंड आई, ये विंड आई, और ये विंड आई, ये विंड्स आई। कंसिडर कर कि ये क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर है। कंसिडर कर नदर्न हेमिस्फीयर है तो कोरियोलिस फोर्स भी होगा। बिल्कुल सर, कोरियोलिस फोर्स होगा। अब कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स है तो नदर्न हेमिस्फीयर में चीजों को राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर देगा। बिल्कुल करेगा ना सर, इट हैज टू टर्न दैट पर्टिकुलर विंड इन द राइट हैंड साइड। तो कर दे भाई, ये राइट हैंड साइड में हुआ, ये राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो ये जो स्पाइरल बना, दिस स्पाइरल इज कॉल्ड साइक्लोन। दिस स्पाइरल इज कॉल्ड साइक्लोन। दिस इज द रियल कंसेप्ट दैट यू हैव गॉटन। ठीक है, कैसा भी असर्शन आ जाए, रीजन आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, ट्रू आ जाए, फॉल्स आ जाए, सब कर देना, सब कर देना। दिस इज द रियल। अब आप एक बात बताओ, दी प्रेशर इंक्रीजेस आउटवर्ड्स। यहाँ लो है मगर बाहर तो हाई होगा ना भाई, यहाँ पर तो हाई प्रेशर होगा ना बाहर, यहाँ तो हाई प्रेशर होगा ना, यहाँ तो हाई प्रेशर होगा ना, यहाँ तो हाई प्रेशर होगा ना, बिल्कुल होगा। एंड इट इज सराउंडेड बाय द आइसोबार, ये इट इज सराउंडेड बाय द आइसोबार ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। इसका एक जो सेंटर है, तू एक बात बताइए, सेंटर है, ये सेंटर ऑफ लो प्रेशर है। बिल्कुल सर, सेंटर ऑफ लो प्रेशर है। एंड दिस प्रेशर इंक्रीजेस आउटवर्ड, प्रेशर इंक्रीज होता आउटवर्ड। मैं बोलता हूं तुमसे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब तुम अलग अलग जगह गलत तरीके से पढ़ोगे तो कैसे चीजें समझ में आएगी। अब ये देख, एक भी लाइन समझ में ना आए तो फिर बोलना। तो साइक्लोन्स आर दी सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर विच आर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार। क्लोज्ड आइसोबार के द्वारा सराउंडेड है। साइक्लोन्स हैव इंक्रीजिंग प्रेशर, मगर देख लेना कहां से कहां, बाहर से अंदर तो डिक्रीज होता है, मगर क्या बोल रहा है, आउटवर्ड्स। इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड, मतलब जैसे जैसे बाहर जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल। साइक्लोन्स हैव क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन, मतलब साइक्लोन में क्लोज्ड हवा का सर्कुलेशन है। फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ लो प्रेशर, मतलब बाहर से अंदर हवाएं आती हैं। बिल्कुल आएंगी भाई, हवा आएंगी। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे आवारगी, रही साथ मेरे ठहर जा ठहर, ये कहती है तेरी। पहले उसने आर्मी कहा, फिर एयरफोर्स कहा, फिर नेवी कहा। इसी तरह जालिम ने फौज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। ठीक है, साइक्लोन के प्रकार देखने वाले हैं क्या होते हैं। सुनना मेरी बात, दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल, ठीक है, एक होता है ट्रॉपिकल और दूसरा होता है टेम्परेट।
ठीक है भाई, ये जो टेम्परेट है ना, बस दिखने का है, बस दिखने का। ठीक है, ये दो प्रकार के साइक्लोन है बेसिकली, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन, एक टेम्परेट साइक्लोन दिखने का और ट्रॉपिकल, है ना। ये जो टेम्परेट साइक्लोन है ये भाई साइज में बहुत बड़ा होगा, साइज में बहुत बड़ा होगा, और मगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन छोटा है। कुछ भाई अपने भी हेटर्स हैं, ठीक है, एज का बोलकर मेरे को बहुत ट्रोल करते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि आप क्या ही पढ़ाओगे, आपकी एज क्या है। भाई एज नहीं, ठीक है, एज नहीं, कंटेंट देखा करते हैं। ठीक है, कंटेंट देखो, कंटेंट वर्सेस कंटेंट का गेम खेलते हैं ना, आप एज वर्सेस एज का गेम क्यों खेलते हो। कभी भी कोई एजुकेटर नहीं बोलता है, टीचर जो स्टूडेंट है ना ये एजुकेटर्स को सेग्रीगेट करता है, कभी ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब सभी का अपना अपना है भाई पढ़ाने का तरीका, एवरीवन हैज़ देयर ओन वे, ईच एंड एवरी एजुकेटर डू देयर बेस्ट। हर एक एजुकेटर अपना एक बेस्ट करता है, मगर बच्चे उनको सेग्रीगेट करते हैं, बच्चे उसको इधर का इधर, इधर का उधर करवाते हैं। तो ये चीज़ करने से बचो आप जरा। मैंने कभी आपसे मना नहीं बोला भाई, आपको जिसका भी सेशन जाकर देखो यार, मेरे को क्या दिक्कत है, आप जाओ। आपको अर्पित सर का सेशन देखना है आप जाकर देखो, आपको डिफेंस वाला देखना है आप जाकर देखो, आपको XYZ और सेशन देखना है बिल्कुल जाकर देखो। मगर आई ऑल्सो नो वॉट आई कैन डू, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी एजुकेटर, बट आई नो वॉट आई कैन डू। समझ में आ रहा है, दे आर द प्रोमिनेंट एजुकेटर, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, बट आई वुड लाइक टू टेल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन, एज डज नॉट मैटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एज आई नहीं, यहाँ पर आता है एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर आता है कंटेंट, और यहाँ पर आती है कंटेंट का गेम। बस दिस मैटर, दिस एग्जैक्टली मैटर्स द मोस्ट, ये चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। आपका काम है कंटेंट को ग्रास्प करना, इसी को आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो आपको पेपर क्लियर करना है भाई, आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा एजुकेटर कितना बड़ा है, कौन सा एजुकेटर कितना छोटा है। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि लौंडे से उसका पैसा, मतलब कितनी सैलरी है, और लड़की से उसकी एज नहीं पूछी जाती है। भाई यहाँ पर एजुकेटर से भी मत पूछा करो यार कि एजुकेटर की एज कितनी है, ये देखा करो कि कंटेंट में दम कितना है। ठीक है, कंपटीशन एज का नहीं होता है, कंपटीशन होता है काय का, कंटेंट का। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो, इतना बढ़िया बात बताने वाला हूँ आपको। ये खतरनाक सी चीज़ दिख रही है ना, ये खतरनाक सी चीज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये खतरनाक सी चीज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर द वायलेंट स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट ओवर ओशियन एंड ट्रॉपिकल एरिया। इतने खतरनाक स्टॉर्म हैं जो कि ओशियन और ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। These tropical cyclone they move to coastal areas and bring huge destruction। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, ये कोस्टल एरिया में जाते हैं और ढेर सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। और इनका नाम ही ट्रॉपिकल है ना भाई, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल एरिया में आने वाले साइक्लोन। ठीक है, दे ब्रिंग इंटेंस रेनफॉल विद देम, इनके साथ बहुत ज़्यादा रेनफॉल क्रिएट करते हैं। अब याद रखना, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन ना, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं ट्रेड विंड्स। These are influenced by the trade winds. So the direction of the tropical cyclone is the east to west in tropical ocean। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है ये ईस्ट टू वेस्ट है ट्रॉपिकल ओशन में। अब क्यों है ये? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। ट्रेड विंड का डायरेक्शन मैंने क्या बताया था ना, क्या बताया था? ईस्ट टू वेस्ट। वेस्टर्लीज का क्या था? वेस्ट टू ईस्ट। आप बोलोगे नॉर्थ और साउथ कहाँ गया? थोड़ी देर के लिए साइड में रख मेरी जान, बस ईस्ट टू वेस्ट देख। इसको ट्रेड विंड इम्पैक्ट कर रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेड विंड्स, एंड ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। हम आता है दे रोटेट एंटी क्लॉकवाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज कैसे सर? आप हमको बना कर बताओ। बिल्कुल बताता हूँ भाई। ये लो प्रेशर बना, ठीक है, ये विंड्स ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेम लो प्रेशर तो यहाँ पर भी बन सकता है ना। ये विंड ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट। ये बना ऐसा। ये क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज। और जो ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यही मैंने बता दिया आपको, आप ऐसे ही याद करो। हैंस देयर कम्स नो साइक्लोन एट द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पे तो कोई भी साइक्लोन नहीं आएगा। बाय बिकॉज देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ओवर देयर। बाय बिकॉज देयर इज द कोरियोलिस फोर्स जीरो। मैंने आपको बताया था ना, मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम, और जीरो एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। विंड्स आएंगी, लो प्रेशर को फुलफिल करेंगी और चली जाएंगी, बात खत्म। मगर सर अभी भी समझ में नहीं आया
कि बनता कैसे है, ठीक है। कुछ मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट नाम बता दूं ट्रॉपिकल साइक्लोन के, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और अच्छे से कि बनता कैसे, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सुन मेरी बात अब जरा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। इंडिया में आप साइक्लोन को क्या बोलते हो? आप एक बात बताओ, इंडिया में साइक्लोन को क्या बोलते हो? इंडियन साइक्लोन और क्या? आप देखना अमेरिका में जितने भी लोग हैं, अमेरिका में जितने लोग हैं बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, हरी, दे आर इन हरी, ठीक है। अमेरिका, और अमेरिका की साइड से अटलांटिक ओशन निकलती है, तो हरिकेन्स अटलांटिक ओशन में कहा जाता है। आपको बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं, टाइकून मतलब कि जो बिजनेस एंटरप्राइज चलाने वाले एंटरप्रेन्योर और बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनको टाइकून कहा जाता है। आपको चाइना में बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो टाइफून है उसको कहाँ कहा जाता है? साउथ चाइना सी, करेक्ट। अब आप देखना ऑस्ट्रेलिया में जो आपको लोग मिलेंगे, भाई इतने भूरे होते हैं, इतने भूरे होते हैं, बिल्ली की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो विली विलीज, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज कहा जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन। अब सुनो क्या क्या जरूरत है भाई, सुन। दो चीजों की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, दो सबसे जरूरी ट्रॉपिकल साइक्लोन को। एक चाहिए लार्ज सी सरफेस, ठीक है, एक इसको दे लार्ज सी सरफेस, पहली चीज। और दूसरा इसको चाहिए टेम्परेचर भाई, इसको टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है। एक तो लार्ज सी सरफेस और दूसरा टेम्परेचर दे दे 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। कैसे? देखो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर सन है, सन की रेस पड़ रही है, ठीक है। सन की रेस बढ़ रही है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट है, ये जो पार्टिकल्स हैं, दे विल स्टार्ट गोइंग अपवर्ड, और ऊपर ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे पार्टिकल्स ऊपर। मतलब नीचे क्या बन जाएगा फिर? नीचे टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पर क्या? लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। बिल्कुल सर, लो प्रेशर। अब आप एक बात बताओ, ये जो लो प्रेशर है, इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए विंड्स आएंगी? बिल्कुल सर, विंड्स आएंगी। ये प्रेशर करने के लिए विंड्स आ रही हैं। अब जो लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए विंड्स तो आ रही हैं, अब ये जो लो प्रेशर बना, यहाँ की चीज़ें तो ऊपर चली गई ना। यहाँ पर ध्यान से मैं दोबारा ड्रॉ करके बता रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज़ें थी वो तो ऊपर चली गई, ठीक है। ऊपर हाई प्रेशर हो गया। अब जितने भी यहाँ पर, क्योंकि लो प्रेशर बना, क्यों बना? क्योंकि पार्टिकल्स ऊपर चले गए, पार्टिकल्स तो ऊपर चले गए। ये लो प्रेशर हो गया और यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर विंड्स आते जा रही हैं लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए, और पार्टिकल्स ऊपर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। पार्टिकल्स आर केप्ट ऑन मूविंग अपवर्ड, एंड यहाँ पर नीचे लो प्रेशर बनते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक तो बड़ा सी सरफेस भी है, टेम्परेचर भी मिल गया। धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ बन रहा है क्लाउड, ठीक है। पार्टिकल्स इकट्ठे होकर यहाँ पर बना लिया क्लाउड। अब जब ये क्लाउड ऊपर बना, ठीक है, क्लाउड ऊपर बना और लो प्रेशर से हवाएं ऊपर जा रही हैं, है ना, ताकि उसको और एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी मिल रही है ना। तो ये क्या करेगा, ढेर सारी बारिश करेगा भाई, और खतरनाक सर्कुलेशन दिखाएगा। ढेर सारी बारिश, ढेर सारा स्टॉर्म और सर्कुलेशन, इसी को कहा जाता है क्या? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये पूरा का पूरा तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना। इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ, बस दो चीज़ याद करो। जो इसमें दो रीजन होता है, एक ये है आई, ठीक है, और साइड में आप देखना ये है आई वॉल, साइड वाला आई वॉल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बढ़िया सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये आई वॉल है और ये आई है। जो आई है, दिस आई, यहाँ पर क्लियर स्काई होता है और कोई रेनफॉल यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। ये वाले रीजन में कोई भी रेनफॉल नहीं होगी। मगर जो आई वॉल है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट विंड आती है और यहाँ पर हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है। बस पूरा स्ट्रक्चर मत पढ़, मैं बोल रहा हूँ, तेरे से सवाल होगा, भरोसा रख मेरे ऊपर, मत पढ़ तू। बस इतनी चीज़ याद रख कि आई जहाँ पर है वहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा, मगर जहाँ पर आई वॉल है वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट विंड चलेंगी, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी जो ऊपर बताया, इस तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख सकते हो, ठीक है, आपके लिए बेहतर रहेगा। कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए? लार्ज सी सरफेस, टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री से ज़्यादा। भाई कोरियोलिस फोर्स चाहिए ना डिफ्लेक्शन के लिए, नहीं तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, विंड्स तो चली जाएंगी, उनको डिफ्लेक्ट भी कराना है ना, तभी तो साइक्लोन आएगा। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर का होना जरूरी है, पहले से भी लो प्रेशर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहीं के वहीं लो प्रेशर बन गया, पहले से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 11th क्लास में आया कोई बच्चा, उरी देख ली, मेजर देख ली, मोटिवेट हो गया और मेरे को क्या बनना है, बस फौजी बनना है। भाई उरी देख ली, मेजर देख ली, अब तो दिमाग में ये है कि मेरे हाथ में बंदूक है, मेरे को ले जाकर खड़ा कर दो, मैं बस बन गया हूँ। अपने दिमाग में थोड़ी आइडियोलॉजी होना चाहिए, एक थोड़ा रीज़न होना चाहिए, एक अंदर से इंस्पिरेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए,
ठीक है, एक फर्म डिसीजन होना चाहिए कि नाउ आई एम गोइंग टू एस्पायर फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ऐसा अपने मेंटालिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मूवीज से मोटिवेट होना गलत है यार, सही है, मगर याद रखना कि एक महीने का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी लॉन्गर। ठीक है, लंबा होना चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं जो पिक्चर देखकर अकेडमी गए हैं भाई मोटिवेट होकर, मगर वो लॉन्ग टर्म था उनका। ऐसा नहीं कि आग की तरह थोड़ी देर के लिए आया और बुझ गया, लंबी आग। ठीक है, अ लॉन्ग टर्म फायर दैट वुड देयर इन द हार्ट, दैट वुड कीप द एस्पिरेंट गोइंग to clear the written exam, then clear the SSB, then you're eventually going to the academy। ठीक है, तो वही प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए। फिर होता है अपर डाइवर्जन ऑफ एयर, एयर का ऊपर जाना यार, हवा का ऊपर जाना। और इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है आपको पता है? इसको सी से मिल रही है। ये लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर विद द प्रोसेस कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इसी से तो फिर क्लाउड बन रहा है। अभी आपको बताऊंगा कैसे बन रहा है, इसी से फिर इवेंचुअली क्लाउड बन रहा है। अब मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूँ, इसकी वजह से क्या होता है, इंटेंस रेनफॉल होती है पहली बात तो। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा होगी, जो मैनग्रोव्स अप्रूटेड, मतलब जो पेड़ पौधे वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं ना पानी के आसपास, वो सब निकल जाएंगे। जो मछुआरे हैं, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए दूर तक जाते हैं बोटिंग से, अब यदि वहाँ पर साइक्लोन आ गया तो उनकी लाइफ डेंजर में है ना। कोरल रीफ्स, मतलब जो पानी है, पानी के अंदर जो जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है, फ्लोरा फाउना, और जो प्लांट्स वगैरह अंडर वाटर प्रेजेंट है, कोरल रीफ्स कहा जाता है, वो डैमेज होंगे। कोस्टल एरिया में जो लाइव्स रह रहे हैं, घर परिवार हैं, वो डैमेज हो जाएगा। क्योंकि यार जो हमारा ओशियन है, उसी में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमको, ट्रॉपिकल साइक्लोन वहीं पर देखने को मिलेगा। ज़मीन पर आएगा तो उसका कॉन्टैक्ट सी से ब्रेक होगा, और उसकी तो एक मेजर रिक्वायरमेंट है लार्ज सी सरफेस। अब आता है टेम्परेट साइक्लोन के लिए। टेम्परेट साइक्लोन लार्ज साइज का है, डायमीटर काफ़ी बड़ा है, and also known as extra tropical cyclone, wave cyclone और mid latitude cyclone। It is formed in the region of 35 से 65 डिग्री in both the hemisphere। ठीक है, 35 से 65 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर में जरूरत है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 35 से 65, ये 35 से 65, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल बोलते हैं। और ये वाले रीजन को क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं, पढ़ाया था ना। इसलिए अपन लोग बोल रहे हैं यहाँ पर जो ओशन प्रेजेंट है, एक ओशन, ये एक ओशन, तो टेम्परेट जोन में जो ओशन प्रेजेंट है वहां पर टेम्परेट साइक्लोन आता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन was taken place due to the influence of the trade winds. Here the temperate cyclone are going to take place due to the influence of westerlies। ठीक है, अब जो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं ना, दे आर फॉर्म्ड बाय कंट्रास्टिंग फ्रंट, जो ऊपर मैंने आपको बताया था। कैसे? जब दो एयर मासेस विद कंट्रास्टिंग टेम्परेचर, एक वार्म और एक कोल्ड, आपस में कोलाइड करते हैं, वो क्या बनाते हैं? फ्रंट, बोला था। अब एयर मास क्या है? एयर मास एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर, मतलब हवा का झुंड है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, ये दे आर मोर और लेस यूनिफॉर्म। मोर और लेस मतलब अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होती है। मतलब एक एयर मास ये है वार्म, तो ये पूरा का पूरा एयर मास लगभग, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखना, व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजेनस एरिया, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में हवा लंबे समय तक है, तो इट विल एक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एरिया। तो उस एरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटीज है, फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है, हवा उसको एक्वायर कर लेगी। ये कुछ पॉइंट है, मैंने पहले भी बच्चों को बताए थे, बोला था पढ़ के जाना, एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम में इवेंचुअली ये आए। ठीक है, और सवाल ठोक कर भी आए वो लोग। अब ये जो फ्रंट है, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब मेरी बात सुनो, एयर मासेस हैं हमारे। एक होता है वार्म एयर मास, ठीक है, और दूसरा होता है कोल्ड एयर मास। मेरी बात सुनो, ये जो वार्म एयर मास है ना, ये है गर्म। गर्म मतलब कि इनके पास है भाई एनर्जी, मतलब ये कर सकते हैं बढ़िया तरीके से मूव। तो याद रखना, जो वार्म एयर मास है ना, ये कोल्ड के ऊपर जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। पहली चीज क्या है? वार्म और कोल्ड आपस में आकर खड़े हो गए, दे आर फेसिंग ईच अदर, दे आर जस्ट फेसिंग ईच अदर। दिस इज कॉल्ड, यहां पर जो फ्रंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट। इसको क्या बोलोगे? स्टेशनरी फ्रंट। लिख दे, इसको बोलेंगे स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है, अब यदि वार्म एयर मास खुद से, मैं बोल रहा हूं वार्म एयर मास खुद से कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ जाए, तो यहां पर जो फ्रंट बनेगा, इसको बोलोगे वार्म फ्रंट। इसको क्या बोलोगे? वार्म फ्रंट। या फिर
कोल्ड एयर मास वार्म को अपने ऊपर कर ले, इवेंचुअली जाना वार्म ही ऊपर है, यदि कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को अपने ऊपर कर ले तो अब बनेगा कोल्ड फ्रंट। जब इवेंचुअली, आप सभी को पता है वार्म को तो ऊपर जाना ही है, जब फाइनली वार्म एयर मास ऊपर चला जाएगा मतलब कि ये कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को पूरा ओवरटेक कर लेगा, सो इट विल लूज इट्स कनेक्शन विद ग्राउंड, तो खत्म। इसको बोलोगे ऑक्लूडेड फ्रंट, इसको बोलोगे ऑक्लूडेड फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे, ठीक है, समझो। ये देखो वार्म एयर, ये वार्म फ्रंट, गर्म हवा खुद से ऊपर जा रही है ठंडे के ऊपर, और कोल्ड फ्रंट मतलब ये कोल्ड उसको अपने ऊपर कर रहा है, ये देखो कोल्ड ऊपर कर रहा है। अब देखो इसी के बेसिस पर आई पोलर फ्रंट थ्योरी, बी जर्केनेस ने दी थी ये, बी जर्केनेस, ठीक है। ये आया है एनडीए के पीवाईक्यू में, इजी सवाल था इसलिए मैंने यहाँ पर डाला नहीं। पोलर फ्रंट थ्योरी क्या होती है सब समझ में आ गया, आप सभी को पता है। देखो पोलर फ्रंट थ्योरी क्या शो करती है पता, ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन तो मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बता दिया, ये भी मैंने बता दिया ऐसे बनता है। कैसे बनता है देखो, पहले क्या होगा, टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस मूव पैरेलल टू ईच अदर, एकदम पैरेलली आकर खड़े होंगे, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट। द वार्म एंड कोल्ड एयर मास पेनिट्रेट द टेरिटरीज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को पेनिट्रेट करेंगे, दे विल पेनिट्रेट द टेरिटरीज ऑफ ईच अदर। जब यहाँ पर साइक्लोन भाई फुली डेवलप हो जाएगा, पूरी तरीके से साइक्लोन बन जाएगा, तो आप सभी को पता है वार्म फ्रंट इज लाइटर, इट विल मूव ओवर द कोल्ड फ्रंट, मतलब कोल्ड फ्रंट के ऊपर वार्म फ्रंट चले जाएंगे, वार्म फ्रंट विल टेक ओवर, मतलब ऊपर चले जाएंगे। अब आखिरी में क्या होगा, स्टार्ट विद द ऑक्लूजन ऑफ द साइक्लोन व्हेन द एडवांसिंग कोल्ड फ्रंट फाइनली ओवरटेक द वार्म फ्रंट। जब फाइनली जो कोल्ड एयर मास है वार्म एयर मास को अपने ऊपर ओवरटेक कर लेगा, अपने ऊपर रख लेगा, तो यहाँ पर साइक्लोन क्या हो जाएगा, ऑक्लूडेड हो जाएगा, मतलब वार्म सेक्टर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा और फाइनली साइक्लोन खत्म हो जाएगा। तो साइक्लोन के बनने से लेकर साइक्लोन के खत्म होने तक कौन सा, टेम्परेट साइक्लोन, इसकी चीज जो इसको डिफाइन करा है, ये करा है पोलर फ्रंट थ्योरी ने, बी जर्केनेस ने बताई है, जिसमें फ्रंट्स के बारे में बात करते हैं, एयर मासेस के बारे में बात करते हैं। तो सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया मजा आ गया, आनंद आ गया, आपने ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में बता दिया सर, मगर डिफरेंशिएशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ये ले भाई, ठीक है, ये तू ही रीड करना कि इट विल मूव विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड ईस्ट टू वेस्ट, बट टेम्परेट साइक्लोन विल मूव विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड जेट स्ट्रीम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। Tropical cyclone originate in tropical ocean and these are originate in both land and water. इनको sea surface की requirement है with temperature 27 degree Celsius. They are formed with the air masses with contrasting temperature. Tropical cyclone की speed 300 किलोमीटर पर आवर है, temperate cyclone की 15 किलोमीटर पर आवर। Tropical cyclone छोटे होते हैं comparatively, temperate cyclone बड़े होते हैं। ये ऐसा पूरा आप रीड कर लेना, ये आप लोगों के लिए एज अ गिफ्ट समझो, ठीक है, रीड करो और मजे करो, ठीक है। अब बात करते हैं एंटी साइक्लोन के बारे में, जस्ट ऑपोजिट। साइक्लोन में सेंटर काय का था, साइक्लोन में सेंटर काय का था, लो प्रेशर का था, इसमें सेंटर होगा हाई प्रेशर का, बस बाकी सारी चीज आप खुद से ऑपोजिट कर दो। एंटी साइक्लोन्स आर दी हाई एयर प्रेशर एट दी सेंटर, सेंटर के ऊपर हाई प्रेशर है और जो आउटर मार्जिन है वहां पर लो प्रेशर है। दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाई क्लोज्ड आइसोबार, बट द फैक्ट इज दैट यहाँ पर जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, वहां पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा था। विंड ब्लो कहां से कहां करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर यहाँ है तो मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर से बाहर ब्लो करेगी ना, ये एंटी साइक्लोन का केस है। सो इन एंटी साइक्लोन सेम डायरेक्शन सेम होगा, एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नहीं उल्टा। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जब अपन स्टडी कर रहे थे उसमें एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर, मगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जस्ट उल्टा है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, दे आर कॉमन इन सब ट्रॉपिकल बेल्ट एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेदरलेस फिनोमेना, इनको वेदरलेस फिनोमेना भी कहा जाता है, बट दे आर एब्सेंट इन इक्वेटर, मतलब इक्वेटर में ये ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे डिफ्लेक्टिंग फोर्स ही नहीं है, कोरियोलिस फोर्स। ठीक, अब आता है आखिरी, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो पहला दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। भाई जो थंडरस्टॉर्म आते हुए आपको दिख रहा है, ये थंडरस्टॉर्म तो अभी चल रहा है अपने सेशन में, सही बताऊं तो, ठीक है, एकदम क्वालिटी कंटेंट विद टॉप नॉच एक्सप्लेनेशन। ये जो थंडरस्टॉर्म है, ये पता क्यों आ रहा है, ये आ रहा है भाई कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से, जो कि ऊपर जाके क्लाउड बना रहे हैं। ठीक है, कैसे मैं बताऊं आपको, डिफाइन करता हूं। देखो, थंडरस्टॉर्म आर द लोकल स्टॉर्म, दे आर कॉज्ड बाय द इंटेंस कन्वेक्टिव सेल्स, क्योंकि थंडर और लाइटनिंग क्रिएट करता है, और हॉट मॉइस्चर वाले दिन में होते हैं जहां पर नमी बहुत ज्यादा रहती है। क्या होता है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो गर्म हवा है ना, ये ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। गर्म हवा, हॉट मॉइस्ट एयर, ठीक है, ऊपर जा रही है, अब ड्राफ्ट हो रही है, मतलब ऊपर जाना।
अपड्राफ्ट करना मतलब ऊपर जाना, मतलब अपड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर, हवा ऊपर जा रही है। जब हवा ऊपर जा रही है तो ऊपर जाकर क्या बनाएगी, क्लाउड बनाएगी। कौन सा क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और आगे चल के आप पढ़ोगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बहुत खतरनाक क्लाउड होते हैं। दे ऑलवेज ब्रिंग थंडर, लाइटनिंग एंड ह्यूज प्रेसिपिटेशन, एंड दे विल ब्रिंग ह्यूज प्रेसिपिटेशन, और इसी के साथ आएगा थंडरस्टॉर्म। मजा आया, ऐसे ही आपका थंडरस्टॉर्म देखने को मिलेगा। अब सुनना, यही क्लाउड यदि एक हाइट के ऊपर चले जाएंगे, ये क्लाउड या हाइट के ऊपर, तो आप सभी को पता है हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है, तो इस हाइट के ऊपर चले गए तो अब जो क्लाउड है वो क्या बन जाएंगे, बर्फ, मतलब हेल्स। लैंचो याद आया हेल स्टॉर्म, लेटर टू गॉड, द मोस्ट पावरफुल मैन इन द होल यूनिवर्स, हैविंग द डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड। ठीक है, इफ दीज क्लाउड एक्सटेंड देयर हाइट देयर विल कम हेल स्टॉर्म। मगर यदि इनको सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं मिला, कौन को, क्लाउड को, तो अब आ जाएगा डस्ट स्टॉर्म। अलग अलग कंडीशन है। अब यदि यहीं पर जो जैसे मॉइस्चर ऐसे ऊपर जा रहा था ना, यहाँ पर उसके बदले यदि विंड डिसेंड कर जाती है, तो ऐसे करके विंड यदि डिसेंड कर गई है तो यहाँ पर आ जाएगा टॉर्नेडो। इसको बोलोगे आप क्या, टॉर्नेडो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टॉर्नेडो, दिस इज कॉल्ड टॉर्नेडो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई कि दिस इज स्मॉल बट मोर डेवस्टेटिंग, छोटा है मगर ज़्यादा डेवस्टेटिंग है। जो टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो इज फनल शेप, टॉर्नेडो इज इन फनल शेप, और दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। पता है इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन का पार्ट नहीं बोलते हैं, ये हटा देना, ठीक है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। बस ये याद रखना, इट हैज़ लो प्रेशर एट दी सेंटर, इट इज़ लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसकी काफ़ी हाई स्पीड है, प्लस 320 किलोमीटर पर आवर। अब एक ज़रूरी चीज़ याद रखना कि जब ये पास करेगा वाटर बॉडी से, इसको बोलते हैं वाटर स्प्राउट। इट स्टार्ट्स कॉलिंग वाटर स्प्राउट व्हेन इट पासिस थ्रू वाटर बॉडी। ठीक है, तो बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया। मैथ्स 2.5 मार्क्स, जीएटी 4 नंबर, और क्वीन, और जो क्वीन है इट्स एसएसबी ऊपर ही बैठ रही है। तो मैं समझ रहा हूँ बेटा आप लोग क्या सोच रहे हो, मगर अब क्या करूँ। ठीक है, जीएटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में इन द सेंस कि यदि स्टार्टिंग में मिल गया होता तो बच्चे भाई इजीली क्लियर कर लेते अपना एग्जाम, और क्या। 40 सवाल मैथ्स में करके आते हैं, 90 सवाल मेरे से करवा लेते, तो हो चुके 36, 360 नंबर यहाँ से, और 40 सवाल वहाँ से करते मतलब 100 नंबर, 460 नंबर। नोबडी कैन लेट यू मेरिट आउट, कोई भी मेरिट आउट नहीं कर सकता। ठीक है, सीधे एनडीए, फ्लाइट टू पुणे खड़कवासला। ठीक है यार, फ्लाइट नहीं, फ्लाइट से जाती हुई वो, और जनरल के धक्के खाता हुआ मैं। फ्लाइट से जाती हुई और जनरल के धक्के हुए खाता हुआ मैं, और उसमें भी जनरल की टिकट नहीं ली है। टीसी ने, किस्मत इतनी खराब है कि टीसी ने उसमें भी पकड़ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, सवाल करते हैं, और ये वाले टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन करके एक तरफ कर देंगे। द डायमीटर्स ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स आर, जो टेम्परेट साइक्लोन्स है इनका जो डायमीटर है भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इट इज बिगर देन दोज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अ सडन फॉल ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर इंडिकेट्स, जो मर्करी जो सडन फॉल आता है मर्करी का बैरोमीटर में, वो क्या इंडिकेट करता है, व्हाट डज इट इंडिकेट। एक बात बता रहा हूँ आपको, बैरोमीटर क्या बताता है भाई, बैरोमीटर बताता है प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि बैरोमीटर में फॉल आया है मतलब कि क्या हुआ है भाई, प्रेशर कम हुआ है। ठीक है, प्रेशर में फॉल आया है। ठीक है, प्रेशर में फॉल आया है। अब प्रेशर में यदि फॉल आया मतलब विंड्स भाई आने वाली, क्योंकि लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए विंड्स आएंगी, मतलब कि विंड्स आने वाली, खतरनाक एकदम स्टोर्मी वेदर होने वाला है, खतरनाक कंडीशन होने वाली है। सही है ना, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू जनरली एसोसिएट विद टॉर्नेडोज। पता है टॉर्नेडो जनरली यूएसए में बहुत देखने को मिलता है, जिसे टॉर्नेडो एलाई कहा जाता है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द यूएसए इज नोन एज टॉर्नेडो एलाई। एली किसको कहा जाता है भाई, मिसिसिपी प्लेन्स जो है एक पर्टिकुलर जगह है यूएसए में, यहाँ पर टॉर्नेडोज काफी ज्यादा आते हैं, जिसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है। अब क्वेश्चन है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ टॉर्नेडो। टॉर्नेडो की यदि आपको इंटेंसिटी को मेजर करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, फुजीटा स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, इसमें से कौन सा एरिया है इज मोर ससेप्टेबल टू टाइफून साइक्लोन। जो टाइफून है, टाइफून आते हैं ना, टाइफून आते हैं, इनके लिए सबसे खतरनाक तो बिजनेस टाइकून मैंने क्या बताया था, चाइना। चाइना में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, टाइफून साइक्लोन यहाँ पर आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज यूज टू मेजर द डैमेज बाय हरिकेन्स। अब जो हरिकेन्स आते हैं वो कितना डैमेज क्रिएट कर रहे हैं उसको मेजर करने का कौन सा स्केल यूज करा जाता है, उसको कहा जाता है सैफर सिम्पसन स्केल। सैफर सिम्पसन, दिस इज ये कंटेंट है भाई, समझ रहे हो, यूपीपीएससी मेंस 2016 सब, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, बोलने की जरूरत नहीं है। अब एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसमें से किसकी फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी इंक्रीज हो रही है। भाई ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब लो प्रेशर, तो साइक्लोन भी आएगा और हरिकेन और स्टॉर्म सभी कुछ, भाई ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है कि मूविंग अवे फ्रॉम द सी से जितना दूर जाओगे जो फोर्स है ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो कम होगा। कहाँ से गलत है भाई, एकदम सही है, ये बिल्कुल सही है। आप सी से जितना दूर जाओगे, जमीन पर चले जाओगे तो सही है ना, उसको लार्ज सी सरफेस मिलेगा ही नहीं, जो सी से उसको मॉइस्चर मिलेगा वो मिलेगा ही नहीं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्रीज हो गई होगा, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑन अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर। भाई यहीं से तो उसको एनर्जी मिलती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से। दैट विंड गैदर आफ्टर मूविंग ओवर द ओशन विच डिक्रीज एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सी। सही बात है यार, जो एनर्जी उसको सी के सरफेस से मिल रही है, जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से वो अपनी पूरी एनर्जी ले रहा है, जब वो सी से दूर चला जाएगा तो उसको कहाँ से मिलेगी यार। दोनों की बहुत ही, मैं सही बता रहा हूँ, एकदम हाई रेटेड सवाल है ये, तो बेस्ट टॉप नॉच क्वेश्चन, ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि सीजीपीएससी में पूछा हुआ है, एनडी में आने के बहुत हाई चांसेस हैं। चलो, तो बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, तो आप एक बात मेरे को बताओ भाई, सी सरफेस लो, कोरियोलिस फोर्स वीक, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर कभी कभार होता है। आप एक बात बताओ, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की बात चल रही है और इंटर ट्रॉपिकल जोन जो है, इंटर ट्रॉपिकल ये ट्रॉपिक्स के बीच में, मतलब डोल्ड्रम्स के पास, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में आता है, तो यहाँ तो ट्रॉपिकल की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर तो ITCZ होगा नहीं, कभी कभार आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 करें। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन तो यहाँ पर बहुत कम होगा ना। अब ये देखो क्वेश्चन, द सरफेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। मतलब ये साइक्लोन है, इसमें हवा इनवर्ड आती है, अंदर आती है, भाई बिल्कुल अंदर ही आती है। एयर डिसेंड एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, सेंटर में डिसेंड करती है क्या भाई, ये ऐसे ऐसे हवा डिसेंड करती है क्या, हवा तो ऐसे ऊपर असेंड करती है, ऊपर जाती है, तो दूसरा वाला गलत है। A is true, B is false। कितने सवाल प्रैक्टिस करवा दिए भाई आपको। ये जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट भी मैं बता देता हूँ। जेट स्ट्रीम अकर इन नदन हेमिस्फीयर, पहली बात तो जेट स्ट्रीम क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ वेस्टर्लीज विंड। ठीक है, वेस्टर्लीज विंड का टाइप है जो कि नदन हेमिस्फीयर में भी चलती है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी चलती है। सो ये सिर्फ नदन हेमिस्फीयर में नहीं, दोनों जगह चलती है। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आए, बिल्कुल सही बात है, कुछ ही साइक्लोन आए डेवलप करते हैं। The temperature inside the eye of the cyclone is nearly 10 degree Celsius lesser than that of the surrounding। ये गलत है यार, साइक्लोन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, साइक्लोन की आई का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेसर देन दी सराउंडिंग, ये भी गलत है। तो ओनली 2 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कितने घंटे का सेशन हो गया भाई, 1 घंटे 28 मिनट, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी खत्म करूंगा मैं, पूरा खत्म करके जाऊंगा, वेट करो 1 मिनट, बस पानी पी लो। अब बात करते हैं कंडेंसेशन, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन की। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये वाला अपने को यदि मील करना है, ठीक है, एशिया की लार्जेस्ट मेस, बीइंग अ जेंटलमैन कैडेट, यदि आपको मील अपना ग्रहण करना है तो उसके लिए अभी मेहनत करो, यहाँ पर अपने आप को रगड़ दो। ठीक है, पढ़े आगे, बिल्कुल सर पढ़ते हैं। ये जितने भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, क्लाउड, न्यूज, फ्रॉस्ट, निम्बो स्टेटस, ये सब आप अब भी करने वाले हो, सारे के सारे सवाल। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रंट। द मोमेंट ऑफ द फ्रंट कॉजेस अ स्लो चेंज इन वेदर इन द एरिया ओवर विच इट मूव्स। बिल्कुल सही बात है, किसी भी एरिया में फ्रंट मूव करेंगे ना, उस एरिया में धीरे धीरे करके वेदर में चेंज लेकर आते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोल्ड फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म, क्या कोल्ड फ्रंट एसोसिएटेड है थंडरस्टॉर्म।
अब मानकर देखो, मैं आपको एलिमिनेशन करना सिखाता हूँ। अब ये चीज अभी तक अपने नोट्स में नहीं आई है। यहाँ पर क्या है, वार्म फ्रंट इज द बाउंड्री बिटवीन एन एडवांसिंग मास ऑफ वार्म एयर वेयर इट इज ओवरराइडिंग एंड राइजिंग अबव अ मास ऑफ कोल्डर एयर। मतलब एक ये वो जगह है जहां से जो वार्म एयर है वो कोल्ड एयर के ऊपर जाती है, तब वहां पर क्या बनता है, वार्म फ्रंट। बिल्कुल सही है, तो 1 and 3 आर करेक्ट। तो अब सेकंड आपने रीड नहीं करा है, मगर आप देखो 1 और 3 कहाँ आ रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी मतलब 2 भी सही है। तो जनाब, कोल्ड फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म, दे आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म। अब इसको समझ लो, शायद आगे यूपीएससी एनडी आपसे पूछ ले। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स आर करेक्ट। ठीक है, इज आर करेक्ट, तो करें। तो क्वेश्चन है, इन दी नदर्न हेमिस्फीयर दी साइक्लोन्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंड एंटी साइक्लोन्स रोटेट क्लॉकवाइज। कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में। ये एकदम सही है भाई, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर दी साइक्लोनिक स्पाइरल विल बी क्लॉकवाइज। ऊपर, अब साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज था, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में लगता है, तो ये भी सही है। तो सेकंड वाला अभी अपन ने रीड करा नहीं, और 1 and 3 सही है, तो 1 and 3 यहाँ आ रहा है, मतलब सेकंड वाला ऑटोमेटिकली सही है। क्या बोल रहा है कि साइक्लोन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद द क्लाउडी और रेनी वेदर, वेयरस जो एंटी साइक्लोन है, इसलिए इनको वेदरलेस फिनोमेना बोल रहे थे ना। मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया, व्हाई एंटी साइक्लोन्स आर कॉल्ड वेदरलेस फिनोमेना, व्हाई, बिकॉज दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद फेयर वेदर कंडीशन। ठीक है, बड़ी असर। अब पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है उमस। ठीक है, ये कहाँ ज्यादा जा रहा है, एक मिनट। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, उमस। ठीक है, सो ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अप्रॉक्स 4 से 5% बाय वॉल्यूम। ठीक है, इतना है। ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे कर रहे थे, बैरोमीटर से। ह्यूमिडिटी स्पेशली मतलब प्लेस टू प्लेस और टेम्परेचर टू, मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ठीक है, और टेम्परेचर टू टेम्परेचर भी वेरी करती है, टाइम टू टाइम भी वेरी करती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एयर। तो वेपर कैसे आता है? इवेपोरेशन से आता है, क्योंकि लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है। तो इवेपोरेशन एंड ईवर ट्रांसपिरेशन आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमिडिटी। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कहाँ पर देखने को मिलती है? इट अकर्स बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, यहाँ पर देखने को मिलेगी। द फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमिडिटी आर टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया। वाई? क्योंकि ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है इवेपोरेशन के ऊपर, और केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सीधे अपन काम की बात के ऊपर आते हैं। ठीक है, नॉर्मली बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमिडिटी, आप सभी को पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इवेपोरेशन है, ठीक है, जो इवेपोरेशन है ये अच्छा खासा होगा। ठीक है, ये अच्छा खासा होगा। अब इवेपोरेशन अच्छा होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मतलब इन जनरल टेम्परेचर के बढ़ने से ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ठीक है, नॉर्मली इन जनरल। अब ये जो नीचे की चीज है थोड़ी देर के लिए छोड़ो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको कवर करता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। 3 प्रकार की ह्यूमिडिटी होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? द टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट पर वॉल्यूम ऑफ एयर एट ए डेफिनेट टेम्परेचर इज प्रेजेंट। ठीक है, मतलब टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर, एब्सोल्यूट मतलब कितना मास ऑफ वाटर वेपर है अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। इट डज नॉट टेक टेम्परेचर इनटू कंसिडरेशन, टेम्परेचर को कंसिडरेशन में नहीं लेता ये, और ये मेजर करा जाता है ग्राम पर मीटर क्यूब में। काय को? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को, मतलब मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, अब दूसरा आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहाँ पर भी मास की बात करेंगे, मतलब मास ऑफ वाटर वेपर, मगर यहाँ पर टोटल मास ऑफ एयर की बात करते हैं। कभी भी स्पेसिफिक आए ना तो याद कर लिया करो, मास बाय मास, बस। स्पेसिफिक में द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर वेपर टू द टोटल वेट ऑफ द मॉइस्चर इंक्लूडिंग वाटर वेपर, इसमें वाटर वेपर भी इंक्लूड होगा। तो ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर, ये जो किलोग्राम है ना, पर किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर, विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर केजी। ग्राम पर केजी में इसको मेजर करा जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मास ऑफ वाटर वेपर इन अ यूनिट मास ऑफ मॉइस्चर, मतलब कि उस मॉइस्चर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। इट डज नॉट टेक टेम्परेचर इनटू कंसिडरेशन, ये भी टेम्परेचर को कंसिडरेशन में नहीं लेता। अब मैं एक चीज बताऊं भाई, इसका फॉर्मूला याद करो ना, सीधे ये याद करो तो ये भी चीज़ याद हो जाएगी।
ये याद करो तो ये भी चीज़ याद हो जाएगी, यूनिट भी साथ में याद हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ समझाने की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये मैं बताता हूँ। देखो भाई, क्या होता है, कोई भी एक गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है, कोई भी एक गिवन टेम्परेचर पर द रेशियो, मतलब कि सुनना ध्यान से मेरी बात, ध्यान से लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ये है एक पार्टिकल, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, एयर का पार्टिकल है, दिस इज एयर का पार्टिकल। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है वेपर, ठीक है, ये क्या है जो अंदर है, ये है वेपर। तो कितना अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट है, और उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 से करा आंसर जो भी आएगा परसेंट में आएगा, इसको बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम अपॉन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट कैन होल्ड, ठीक है, इट इंडिकेट्स a present state of absolute humidity related to maximum humidity given at the same temperature, ठीक है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करता है, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन विच गिवन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आप सभी को क्या बताया था, ह्यूमिडिटी इन जनरल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। यहाँ पर मान के चल कि 10 डिग्री है, जब 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाटर वेपर प्रेजेंट है एक इतने बड़े वॉल्यूम ऑफ उसमें, ठीक है, इतना बड़ा वॉल्यूम है काहे का, पार्टिकल का। जब तेरा टेम्परेचर बढ़ा, जब तेरा टेम्परेचर बढ़ा तो पता क्या होगा भाई, तेरा वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर। यार फ्रिज में तूने आइसक्रीम रखी है, एक बात बता, फ्रिज में तूने आइसक्रीम रखी, बाहर निकाल कर लेकर आएगा तो वो पूरी फैल जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, वही है, फैल गई, मगर वेपर तो उतना ही है। फिर तूने और बढ़ा दिया, 30 डिग्री कर दिया, अब ये और बढ़ गया, अब ये और बढ़ गया, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, अपन कैसे निकालते, प्रेजेंट अपॉन टोटल, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट। तो मान के चल यहाँ पर प्रेजेंट अभी कितना है, 100, और टोटल कितना है 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया, यहाँ पर 100% हो गया। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर कितना है, प्रेजेंट कितना है, अब यहाँ पर प्रेजेंट कितना है, 100 प्रेजेंट है सर, मगर टोटल कितना है, टोटल 200 कर दो, मान के चलो टोटल तो बढ़ गया ना, हमारा जो वॉल्यूम है वो पूरा बढ़ गया, तो इसको 100 कर दो, ये कितना 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 50 हो गया। तो अब ये कितना हो गया, 50% हो गया। अब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर तो उतना ही है दोबारा 100, मगर साइज तिगना हो गया, मतलब 3 गुना बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये 1 और ये 3, और ये 3 कितना हो जाएगा, 3 3 से 9, 3 मतलब 33, मानकर चलो 33%। मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रही है, ऐसे है बता। पानी पी लो भाई, कितना बढ़िया कंसेप्ट बताया है, ठीक है। वेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। लैटिट्यूड के बारे में बात करें, हायर द लैटिट्यूड, जितना ज़्यादा लैटिट्यूड बढ़ाओगे टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ऑल्टीट्यूड की बात करें तो एक बात बताओ भाई, ये जैसे पहाड़ है, ठीक है, आपने नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा है, हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ऊपर जाओगे यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, मगर टेम्परेचर कम होगा मगर यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि अभी अपन ने देखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, भाई ये तो डायरेक्ट है, अब आप वेपर ही बढ़ा दोगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो आप सभी को पता है क्या होगी, बढ़ेगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आप एक बार तो बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब एक होता है लैंड और एक होता है सी। लैंड एरिया पर टेम्परेचर ज़्यादा, सी एरिया पर टेम्परेचर कम। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम, और जहाँ पर टेम्परेचर कम वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा। अब आता है वेजिटेशन कवर। अब जहाँ पर वेजिटेशन है वहाँ पर यार ट्रांसपिरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। अब ट्रांसपिरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा मतलब कि पानी, जो पेड़ पौधे हैं वो पानी रिलीज़ करेंगे वेपर के फॉर्म में, तो वहाँ तो वेपर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आएगा, तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। बस ये बेसिक था।
वॉज दैट ऑल चैलेंजिंग? बिल्कुल भी नहीं था। शुरू की दो ह्यूमिडिटी जो मैंने बताई, एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक, उसमें बस आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का विद फुल प्रूफ, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी चीजें बता दी, इस तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी इज करेक्ट? इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड द मैक्सिमम अमाउंट, वो कितना होल्ड कर सकता है। तो सर ये तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अरे तो ह्यूमिडिटी तो है ना, पूछ तो ह्यूमिडिटी का रहा है, बिल्कुल सही है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्किन। भाई आप एक बात बताओ, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, तब क्या स्किन से ज्यादा वाटर इवेपोरेट होगा क्या? उमस ज्यादा है, कॉमन सेंस लगाओ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब टेम्परेचर कम है, ठीक है। नहीं होता है यार, ये गलत है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? हायर द एयर टेम्परेचर लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक है यार। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि ज्यादा है तो है ना, उमस ज्यादा है, तो भाई हमारी स्किन से वाटर कैसे इवेपोरेट होगा? उमस ही ज्यादा है। आप रियल में सोचो ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विद द लैटिट्यूड। क्या लैटिट्यूड से एसोसिएटेड है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि हायर द लैटिट्यूड लेसर द टेम्परेचर एंड लेसर द टेम्परेचर हायर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सही है। द एबिलिटी टू कीप द मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, क्योंकि लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड्स आर रिलेटेड टू टेम्परेचर, इसलिए तो ये चीज उससे रिलेटेड है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लैटिट्यूड से। मतलब कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड, और कितनी मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर चाहिए ये टेम्परेचर से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना यार। आप एक बार बताओ, वाटर का वेपर में बनना, इसको वेपराइजेशन बोल रहे थे। वेपर का वाटर में चेंज होना इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है, मेरी बात ध्यान से सुनना, द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन ये क्या है? पहला क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, देयर विल बी द फॉल इन द टेम्परेचर। कैसे यार? कॉमन सेंस लगाओ, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, टेम्परेचर बढ़ा दो। लिक्विड को गैस में चेंज करना है, टेम्परेचर बढ़ा दो। अब भाई उल्टा गैस को लिक्विड में चेंज करना है, जो कि कंडेंसेशन होता है, तो टेम्परेचर कम करोगे ना, तो फॉल इन द टेम्परेचर। कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है अराउंड द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मैंने आप सभी को बताया था ना, मतलब कि डस्ट पार्टिकल है, कोई भी एक डस्ट पार्टिकल है, ये एक डस्ट पार्टिकल है, इसके अराउंड पार्टिकल इकट्ठा होना चालू हो गए, ठीक है। अब जब पार्टिकल इकट्ठा हो गया, मॉइस्चर इकट्ठा हो गया, तो ये बन गया क्लाउड। तो अब ये डस्ट पार्टिकल नहीं रहा, ये रहा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जो कि मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बता दिया था, ठीक है। सो द टाइनी डस्ट पार्टिकल हैज बिकम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अब ये जो कंडेंसेशन है, ये डिपेंड काय के ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ये डिपेंड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम टेम्परेचर उतना जल्दी आपका कंडेंसेशन होगा। उसी तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि टेम्परेचर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आप सभी को पता है, जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है ना, मतलब 100% मतलब कि आप समझो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% का मतलब पता क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है और कितनी उसकी टोटल कैपेसिटी है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 कब होगा? तब सर ऊपर भी 100 प्रेजेंट होगा और ऊपर टोटल होगा, मतलब नो मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड। मतलब इतना बड़ा उसका साइज है और इतने ही साइज में पूरे में वेपर भरा गया, मतलब और वेपर नहीं चाहिए उसको रिक्वायरमेंट। मतलब कि अब हो गई है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100, अब होगा कंडेंसेशन स्टार्ट। सो व्हेन द एयर कंटेन्स मॉइस्चर ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी, मतलब फुल कैपेसिटी में जब एयर के अंदर मॉइस्चर भरा जाता है, उस एयर को कहा जाएगा सैचुरेटेड। दैट मीन्स एयर एट दिस टेम्परेचर इज अनेबल टू होल्ड एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को वो होल्ड नहीं कर सकती है। इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, इसको बोलेंगे ड्यू पॉइंट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यही कंडेंसेशन क्या क्रिएट करता है? आपने अलग अलग कॉजेस, आपने क्या पढ़ा होगा? आपने ड्यूस पढ़ा होगा, फ्रॉस्ट पढ़ा होगा, मिस्ट पढ़ा होगा। आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इनके अंदर। देखो आप यहाँ पर कंडेंसेशन पहली चीज क्रिएट करता है ड्यूस, मतलब व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स इन विंटर, ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर है जब विंटर में गिर जाता है
टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है, तब जो पानी, जो वाटर वेपर है, वो पत्तियों के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। आपने देखना ठंड में जब क्या होता है, टेम्परेचर के कम होने की वजह से जो वाटर वेपर है वो पत्तियों के ऊपर आकर, जो ओस है वो पत्तियों के ऊपर आकर रखा जाती है। तो यहां पर जो ड्यू पॉइंट है, इट मस्ट बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूस। अब आता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट पता क्या होता है, टेम्परेचर के बहुत कम होने से, यहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो पता टेम्परेचर लिक्विड में चेंज नहीं हुआ। यहां पर तो आपने देखा ठंडी के समय में ठीक है, पत्तियों के ऊपर बूंदे बूंदे हैं, यहाँ पर इतना कम हो गया कि इट हैज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, मतलब बर्फ के ही फॉर्म में हो गया वो कन्वर्ट। इतना कम हो, सीधे आइस बन गया, लिक्विड तो छोड़ो आइस बन गया। तो यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे भी कम हो गया टेम्परेचर। द ड्यू पॉइंट वाला टेम्परेचर इज मस्ट बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ठंडा करने वाला टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री पर क्या है, 0 डिग्री पर जैसे जो अपना लिक्विड है वो बर्फ बनना चालू होता है। यदि अपन पीछे जा रहे हैं नेगेटिव में, फिर वो पीछे हो जाएगा। तो 0 डिग्री से तो कम ही होगा ना, तभी तो वो सॉलिड बनेगा। और 0 डिग्री से ज्यादा होगा लिक्विड। देखो 0 डिग्री, मैं कॉमन सेंस बता रहा हूँ, देखो ये है भाई 0 डिग्री, इधर है पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव। नेगेटिव टेम्परेचर सॉलिड, पॉजिटिव टेम्परेचर लिक्विड। तो पॉजिटिव मतलब कि मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट, नेगेटिव मतलब लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रॉस्ट मतलब कि सॉलिड, और सॉलिड मतलब कि मस्ट बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर जो फ्रोजन ड्यू है उसको फ्रॉस्ट कहा जाता है। मतलब ड्यूज का मतलब आप देखते हो, क्रिकेट वगैरह देखते हो, जो घास के ऊपर ओस जम जाती है उसको ड्यूज बोलते हैं। उसी का फ्रोजन वर्जन, बर्फ वाला वर्जन, उसको हम लोग फ्रॉस्ट बोलते हैं। और क्या कंडेंसेशन क्रिएट करता है, फॉग। जो बादल आसमान पर बनने थे वो यदि जमीन पर बन जाए तो बनता है फॉग, तब बनेगा तुम्हारा फॉग। फॉग छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट से मिलकर बनता है, जो कि अर्थ सरफेस के नियर सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन का मतलब पता है, व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल इज नॉट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, क्लियरली दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। अब यदि अपन मिस्ट के कंपैरिजन में इसमें बात करें ना, तो फॉग हाई डेंसिटी का होता है, उससे ज्यादा खतरनाक होता है, हाई ड्यूरेशन के लिए होता है और विजिबिलिटी काफी कम होती है। और जस्ट अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन है फॉग और मिस्ट के बीच में, कि मिस्ट में थोड़ी कम डेंसिटी है, कम समय के लिए रहता है और थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी खासी रहती है। और आखिर में जाके एक आखिरी चीज है जो कंडेंसेशन क्रिएट करता है, वो है क्लाउड। कैसे भाई, ये वाटर, ये क्या है, एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के अराउंड क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, ऐसे कर करके यहाँ बन जाएगा क्लाउड। एंड क्लाउड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन हीट बजट। ऐसे करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। करिए आगे सवाल सॉल्व। क्यों, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। कौन सा है जो कि कंडेंसेशन का फॉर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। फॉग है, फ्रॉस्ट है, ड्यूज है, स्लीट नहीं है भाई, ये प्रेसिपिटेशन का है। ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन की वजह से बढ़ती है, बट दिस इज द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, हाइग्रोमीटर, ठीक है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द रीजन इज लो, है ना। ह्यूमिडिटी लो कब होगी, जब टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। भाई समझ में आ रहा है, कंटेंट आप देख रहे हो, पूरे सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। अमाउंट ऑफ रेन किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, जो बारिश होती है ना, ये उमस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी एटमॉस्फेयर में, उतनी ज्यादा बारिश होगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू आइस, वेपर को आइस में चेंज करना है तेरे को, वेपर को सॉलिड में चेंज करना है, तो एक तरीके से डिपोजिशन भी बोलते हैं, मगर हियर इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। यहाँ पर आप उसको सब्लिमेशन बोलोगे। द डायरेक्टली चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, रहने दो। द रेन फेड एंड रेन शेडो एरिया, आपको एक बात बता रहा हूँ भाई, ऐसे माउंटेन बनता है कभी भी, ठीक है, और क्लाउड है, एक तरफ बारिश होगी जिसको बोलोगे रेन फेड, ठीक है, रेन फेड, और दूसरी तरफ नहीं होगी, उसको क्या बोलोगे, रेन शेडो। इधर नहीं होगी और इधर होगी, इसको बोलेंगे ओरोग्राफिक। और ओरो का मतलब ही होता है माउंटेन। कहीं पर भी ये ओरो देखे ना, माउंटेन से रिलेट कर लिया करो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो कि हवा के गर्म होने की वजह से बनती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो कि माउंटेन की वजह से बनती है। मतलब ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी के आप सभी मैच कर लेना। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। भाई सभी को ऐसा लगता है ना प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश, नहीं। प्रेसिपिटेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं।
प्रेसिपिटेशन का मतलब पता है क्या है? जो आपका एयर पार्टिकल मॉइस्चर को होल्ड कर रहा था, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है एयर का टू होल्ड द कंडेंस्ड पार्टिकल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब वो खत्म हो जाता है ना कि भाई अब हो गया, बहुत हो गया, तब वो क्या अर्थ सरफेस के ऊपर फॉल हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला है रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल इज द कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल और इसको मेजर करा जाता है रेन गेज के फॉर्म में। रेन गेज इसको मेजर करती है कि कितनी बारिश हुई, सिटी वगैरह के बाहर लगा रहता है। फिर आता है स्नोफॉल। स्नोफॉल क्या होता है? जब टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री से कम हुआ, टेम्परेचर 0 डिग्री से यदि तेरा कम हुआ तो यहाँ पर जो तेरे को प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी वो फ्लेक्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी, स्नो के फॉर्म में। इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। फिर होता है स्लीट। स्लीट का मतलब वो जो गारे के फॉर्म में होती है ना, जिसमें आइस और वाटर का मिक्सचर होता है, जिसे फ्रोजन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, उसको स्लीट बोलते हैं। और लेंचो वाला हेल स्टोम, वॉल ऑफ द आइस डैमेज द क्रॉप्स विच आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स फॉर विच यू हैव टू सेंड द लेटर टू द गॉड, ठीक है। फिर आता है विरगा। विरगा का मतलब पता क्या है? तुम बोलोगे ये क्या मजाक है? ये अर्थ का सरफेस है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अर्थ के सरफेस पे आने के पहले ही इवेपोरेट हो गई बारिश। मतलब रेनफॉल इवेपोरेट्स बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, इसको विरगा बोलोगे। आप बोलोगे ये क्या मजाक, क्या चल रहा है भाई, क्या मजाक है? तो स्नो, स्लीट एंड हेल्स आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन सर, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब आखिरी टॉपिक है हमारा क्लाउड, ठीक है। आखिरी टॉपिक है क्लाउड। बस यहाँ पर थोड़ा सा और रुक जाओ। ये जितने भी प्रकार के नाम हैं, सिरस, ये स्टेटस, ऑल्टो स्टेटस, क्यूमुलस, निम्बो, ये सब खत्म, सब खत्म। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, सुनो मेरी बात। 2 चीजें अपने दिमाग में रखो, ठीक है। 2 चीजें। एक क्या? एक रखो स्टेटस और एक रखो क्यूमुलस, ठीक है। ये क्यूमुलस यहाँ यहीं पर बताता हूँ ना मैं। स्टेटस, ठीक है। स्टेटस लिखा है। स्टेटस मतलब स्टेटा मतलब लेयर। लेयर ऐसी होती है, लेयर ऐसी होती है, ठीक है। दे विल फॉर्म लेयर। अब ये ऐसा है तो इसको ऐसा कर दो, ऐसा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसा मतलब ऐसा डोम शेप, ऐसा डोम शेप बना। तो जो स्ट्रेटा वाले हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिजलिंग। ये विंटर सीजन में मोस्टली बनते हैं, डेंस होते हैं और फॉग लाइक क्लाउड है। स्टेटस, स्ट्रेटा, ठीक है, लेयर्स। अब ये जो क्यूमुलस हैं दे आर लाइक, अब जैसे सी यू लिखा है, ये क्यूमुलस से सी यू, आप इसको ओ बना दो, मतलब कॉटन वूल। कॉटन वूल की तरह दिखते हैं और पैचेस में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, दे एग्जिस्ट इन पैचेस। इनका बेस फ्लैट है, दे डू हैव फ्लैट बेस, मगर डोम शेप के होते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा भाई, आप क्लाउड को सेग्रीगेट करो 3 टर्म्स में, एक हाई, एक मीडियम, एक लो। अब मेरी बात सुनो। एक आता है सिरस, मतलब सिर, मतलब सिर के ऊपर। सिर के ऊपर मतलब बहुत हाइट पर, ये हाई क्लाउड है। सिर के ऊपर जितने भी क्लाउड, हाई क्लाउड, ट्रिक है ये, सिर के ऊपर हाई क्लाउड। अब आता है अल्टो। अब भाई ना तो आपने नैनो ली, ना आपने फॉर्च्यूनर ली, आपने बीच में ऑल्टो, ठीक है। तो ये ऑल्टो जो है ना, ये ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, बीच की एक कार है। उसी तरीके से ऑल्टो क्लाउड जितने भी होंगे वो बीच के होंगे। अब आता है आखिरी में स्टेटस। कहीं पर भी आपको स्टेटस दिखे, जितनी भी लेयर्स बनेंगी ये नीचे बनेंगी। तो अब इनके 2-2 पार्ट कर दो, सिरस क्यूमुलस, ठीक है। यहाँ पर आएगा सिरस स्टेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्टेटस, स्टेटस क्यूमुलस और स्टेटस निम्बस। और इसमें से कुछ तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट जो करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, अब जैसे सिरस है, सिरस क्यूमुलस और सिरस स्टेटस है। तो पहली बात तो सिरस का मतलब क्या है? हाई क्लाउड है भाई, पतले और डिटैच्ड क्लाउड, सिल्की और फेदरी अपीयरेंस है, ठीक है, व्हाइट कलर के, ठीक है। जो सिरस क्लाउड है दीज आर ऑफ व्हाइट कलर। ये जो सिरस क्लाउड्स हैं दे आर ऑफ व्हाइट कलर, ठीक है, ये सफेद कलर के होते हैं। एंड दे शो ब्यूटीफुल कलर्स एंड इन राइज इन सेट, ठीक है, बढ़िया से कलर आपको बताते हैं ये जितने भी सिरस क्लाउड हैं। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था, सिरस क्यूमुलस और सिरस स्टेटस। अब यहाँ पर जो सिरस क्यूमुलस है दे आर व्हाइट इन कलर, कई बार फ्लेक्स भी बना लेते हैं और सैंड रिपल्स की तरह दिखते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, सैंड रिपल्स की तरह। अब आता है सिरस स्टेटस, ये पतली शीट की तरह होते हैं। दे अपीयर जस्ट बिफोर साइक्लोन एंड हेलोज आर फॉर्म्ड। हेलोज मतलब ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको हेलोज बोलते हैं। तो याद रखना, ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट थी और ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट थी। जो सिरस स्टेटस है ये हेलोज बनाते हैं। अब जो अल्टो है ना, अल्टो वाला पढ़ा था, अल्टो स्टेटस है, ये अल्टो क्यूमुलस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पढ़ना ही नहीं। निम्बो स्टेटस पढ़ना है, ये क्यूमुलो, ये वाला आपको पहले वाले ये दोनों नहीं पढ़ने हैं, बस यही पढ़ने हैं, बस यही पढ़ने हैं और आप सवाल सारे कर दोगे। जैसे क्या ऑल्टो स्टेटस है, ऑल्टो स्टेटस ग्रे और ब्लू कलर का होता है। जब ये क्लाउड थिक हो जाता है ना तो इवन सन और मून ऑब्सक्योर हो जाते हैं। ये ऑल्टो स्टेटस की खास बात है।
अब दो हैं, ध्यान से सुनना, लास्ट टू। भाई देखो, एक होता है स्ट्रेटोनिम्बस, जिसको आप निम्बो स्टेटस भी बोल सकते हैं, इसको पहले कर दिया और कुछ नहीं। डार्क कलर का होता है, ये मॉडरेट टू हैवी प्रेसिपिटेशन करवाता है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। दीज आर द रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है। एक अलग है एक्सेप्शनल, जो कि है क्यूमुलोनिम्बस। इसको क्यूमुलोनिम्बस कहा जाता है। थंडरिंग और लाइटनिंग के साथ कन्वेंशनल रेनफॉल वाली जो ह्यूज प्रेसिपिटेशन करवाता है ना, खतरनाक बारिश, वो कराता है क्यूमुलस निम्बस। अब तुम बोलोगे सर सवाल कैसे होंगे, मैं तेरे को सवाल सॉल्व करवाता हूं, सुन, इधर देख, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझ। अरे पहला क्वेश्चन क्या है, क्लाउड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड देयर फॉर्म, मतलब उनकी हाइट के बेसिस पर क्लासिफाई करा गया क्या? बिल्कुल करा गया। अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल, लो, लैटिट्यूड, बिल्कुल। स्टेटस, निम्बो स्टेटस और स्टेटोक्यूमुलस आर हाई क्लाउड। भाई क्या कभी स्टेटस हाई क्लाउड हो सकता है? ये तो लो था ना, हाई तो सिर के ऊपर सिरस था। ये गलत है, 1 and 2 आर करेक्ट पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ये देख भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन। मान रहा हूं कि क्यूमुलोनिम्बस भी है, मगर खतरनाक तो नहीं है ना, बस कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन बोल रहा है। निम्बो स्टेटस, अभी अपन ने निम्बो स्टेटस पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेन बियरिंग क्लाउड। रेन बियरिंग अभी पढ़ा, निम्बस। निम्बो स्टेटस या निम्बस, ठीक है, निम्बस बोलो। सिरस, अब देखो स्टेटस मतलब कि स्टेटस कैसे बनाए थे, ऐसा बनाया था, हॉरिजॉन्टल बनाया था, मतलब बी का 4, और उसके जस्ट साइड में वर्टिकल क्या बनाया था, क्यूमुलस बनाया था, मतलब सी यू को सी ओ बना दिया था। तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी का 3। तो देखना डी का 3 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और बी का 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रेन गिविंग क्या होगा, निम्बस। निम्बस इज अ रेन गिविंग। सिरस क्या हो जाएगा, फेदर अपीयरेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लेना, 2015 में पूछा हुआ था। हाईएस्ट क्लाउड, सिर के ऊपर वाला सिरस, हाईएस्ट क्लाउड देख लो कहाँ पर सिरस आ रहा है, यहाँ सिरो आ रहा है, स्टेटस, सिरस स्टेटस। अब आप बोलोगे स्टेटस भी आ रहा है, मगर सिरो तो आ रहा है ना, सिरस सिर के ऊपर। निम्बस का मतलब क्या होता है, रेन इमिनेंट क्लाउड, जिसमें रेन होती है। हाईएस्ट क्लाउड कौन सा है, हाईएस्ट क्लाउड क्या बोलोगे, सिरस क्लाउड। यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द टर्म मीनिंग निम्बस, मतलब रेन इमिनेंट, रिपीट हुआ है, आई नो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड इज ऑफन अकम्पेनिड बाय हेवी रेन्स। निम्बो स्टेटस, यहाँ पर भी निम्बो स्टेटस होगा। चलो भाई, ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने करवा दी है। यहाँ पर आकर आपका जो क्लाइमेटोलॉजी है वो हो जाता है खत्म, ठीक है। कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मज़ा आ गया होगा पढ़ के। क्लाउड्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताई है बस इतना कर लो, दिस मोर देन इनफ। सो इट वाज अ वेरी नाइस सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइस। ओशनोग्राफी बहुत जल्दी आने वाली है आपकी स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।